हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा की देवकांता संतति सीरीज़ का इशू नंबर 9 और उसका पहला बयान। देवकांता संतति 9वां भाग, पहला बयान। अभी सूर्य देव को उदय हुए ज़्यादा समय नहीं गुजरा था, यानी दिन का पहले ही पहर था कि सुरेंद्र सिंह के कई अय्यार फौज के अधिकारी इत्यादि उनके पास पहुंच गए। उस वक्त सुरेंद्र सिंह अपने नित्य नियमानुसार महल के पीछे वाले बाग में टहल रहे थे। इस वक्त उनके साथ उनकी पत्नी यानी उनकी रानी रूपमती हुआ करती थी, सो अब भी थी। हुकूमत का चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो, लेकिन सुबह के वक्त वे रूपमती के साथ अपना थोड़ा वक्त ज़रूर गुजारा करते थे। रूपमती के हाथों में रोज़ाना की तरह एक डलिया है। उस डलिया में वह नज़र बाग से फूल और कलियाँ ले जाती है और अपने हाथ से ताज़े फूलों की माला बनाकर हर रात सुरेंद्र सिंह को भेंट करती है। रूपमती फूलों को तोड़ती जाती है और सुरेंद्र सिंह से बातें करती जाती है। इतना तो हमारे पाठक अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि जिस नज़र बाग में ये दोनों टहलते हैं, उस बाग के चारों तरफ पहरा तो मुकर्रर रहते ही होगा, ताकि कोई दुश्मन महाराज की इस रोज़मर्रा की आदत का फ़ायदा न उठा पाए। अभी उन्हें इस बाग में चहलकदमी करते हुए ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि उन्हें सामने से बलराम सिंह आता दिखाई देता है। अरे! सुरेंद्र सिंह उसे देखकर रूपमती से बोले, ये सुबह सुबह इतनी तेज़ी के साथ बलराम सिंह क्यों आ रहे हैं? बात की बात में बलराम सिंह करीब आया। दोनों को प्रणाम करने के बाद बोला, मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी खबर देने आया हूँ पिताजी। आज रात मेरे साथ बड़ी अजीब बातें हुई। अभी बलराम सिंह की बात पूरी नहीं हुई थी। वह आगे कुछ कहना ही चाहता था कि बाग के दरवाजे की तरफ से एक सिपाही को इधर ही आते देख रुक गया। सिपाही करीब आया, अभिवादन के बाद बोला, बहुत से अय्यार और फौज के कई अफसरान आपसे फ़ौरन मिलना चाहते हैं। किस सबब से? उसी गुरु घंटाल से ताल्लुक़ रखने वाली किसी बात के बारे में, सिपाही ने कहा। सुरेंद्र सिंह ने जैसे ही गुरु घंटाल का नाम सुना, फ़ौरन मुलाकातियों को बाग में ही तलब करने का हुक्म दिया। पैगाम लेकर सिपाही चला गया और कुछ देर बाद ही अय्यार और सेना के अफसरान हाजिर हुए। उनमें अय्यार मुन्ना लाल, नरेंद्र नाथ और सेनापति देवी सिंह भी थे। सभी ने सुरेंद्र सिंह और रानी रूपमती को सलाम किया और सुरेंद्र सिंह ने पूछा, गुरु घंटाल के बारे में क्या खबर लाए हो? जवाब अय्यार चंद्राम ने दिया, आज की हालत भी वही है। बहुत से दरख्तों पर कल की तरह लाशें लटक रही हैं। हमारी रियाया में से कुछ कल हिम्मतवार आदमियों ने भरतपुर से बाहर कदम रखा था, लेकिन हर एक की लाश ही भरतपुर पहुंची। क्या कहते हो? सुरेंद्र सिंह बेचैन उठे। उनकी लाशें भरतपुर के अंदर कौन लाया? भरतपुर से बाहर कदम रखने वाले कल हमारी रियाया के करीब 12 हिम्मती आदमी थे। उन सभी की लाशें 12 गधों के पीछे घिसटती हुई भरतपुर पहुंची है। हर एक गधे के पेट से एक मजबूत रस्सी बंधी हुई है। रस्सी के दूसरे सिरे पर लाश बंधी है। भागता हुआ गधा भरतपुर की सीमा में आता है और रस्सी में बंधी घिसटती लाश। इन लाशों में से किसी को भी अगर रियाया का कोई आदमी देखता है तो वो आतंकित हो जाता है। लाश की कमर पर हाथ का लिखा एक कागज़ चिपका रहता है, जिस पर मोटे मोटे हरफों में गुरु घंटाल लिखा होता है। कल ही से भरतपुर में इतना भय व्याप्त है कि चारों तरफ एक सन्नाटा सा छा गया है। आतंक बढ़ गया है। रियाया इस कदर डर गई है कि आज अभी तक बाजार बंद है। जो भी दरख्त के नीचे जड़ में चिपके कागज़ को पढ़ता है, सीधा अपने घर जाता है और दरवाज़ा बंद करके बैठ जाता है। सबसे ज़्यादा डर तो सेनाओं में व्याप्त है, सेनापति देवी सिंह बोला, क्योंकि गुरु घंटाल के ज़्यादातर सिपाही सिपाही होते हैं। हर एक को अपनी जान की परवाह है। सब अपनी गर्दनों पर लटकती हुई तलवार महसूस कर रहे हैं। बहुत से घरों पर सफ़ेद झंडे भी दिखने में आए हैं। जल्दी गुरु घंटाल को कोई इलाज नहीं किया गया तो बुरा होगा। क्या तुम में से कोई किसी दरख्त पर से आज का कोई कागज़ उखाड़ कर लाया है? सुरेंद्र सिंह ने सवाल किया। जी हाँ, नरेंद्र नाथ बोला, मैं उनमें से एक कागज़ उखाड़ कर लाया हूँ। कहते हुए उसने अपने बटुए से वह कागज़ निकाला और सुरेंद्र सिंह की तरफ बढ़ा दिया। सुरेंद्र सिंह के हुक्म से कागज़ बलराम ने लिया और पढ़कर सुनाया। बदकार राजा सुरेंद्र सिंह, इन लाशों के साथ मेरा आज का सलाम कबूल हो। यह मत समझना कि तुम मेरे खिलाफ महल में जो कुछ करते हो मुझे उसकी खबर नहीं है। तुम्हारी एक एक हरकत से मैं वाकिफ़ हूँ। मुझे यह भी मालूम है कि अय्यार शेर सिंह तुम्हारे पास से क्या कहकर मुझे तलाश करने निकल गया है। बस अब 5 दिन बाद शेर सिंह की कटी हुई नाक आपके पास आएगी। तुम्हारे उस अय्यार ने बड़ी बुरी कसम खाई है। बस अब शेर सिंह के नाम के आगे 5 दिन तक ही अय्यार लफ्ज़ लगा रहेगा। अब मज़ा तो यह है कि मैं शेर सिंह को खुद नहीं मारूंगा, उसे इस बात के लिए मजबूर कर दूंगा कि 5 दिन बाद वह खुद ही अपनी नाक काट ले। भरतपुर की रियाया ने उन आदमियों का अंजाम तो देख ही लिया होगा, जिन्होंने कल भरतपुर में कदम बाहर निकालने की गुस्ताखी की थी। आज कोई भी व्यापारी भरतपुर में अपनी दुकान खोलता मुझे नज़र ना आए। अगर मैंने किसी व्यापारी की दुकान खोली देखी तो समझ लो कि कल सुबह को दरख्तों पर लटकी लाशों में एक लाश उसकी भी होगी। सावधान!
रियाया ये देख चुकी है कि गुरु घंटाल की कोई धमकी झूठी नहीं होती। आज बाजार बंद रहेगा, जो भी दुकान खुली कल उसकी लाश किसी दरख्त पर लटकी मिलेगी। अय्यारों का अय्यार गुरु घंटाल। ये कोई बहुत ही खतरनाक आदमी है जो रियाया पर आतंक फैलाकर उनके दिमागों पर अपने नाम का सिक्का जमा देना चाहता है, सुरेंद्र सिंह बोले। लेकिन हमारी सेना को कम से कम उसकी धमकियों से नहीं डरना चाहिए। शेर सिंह गया हुआ है, हमें उम्मीद है कि वह गुरु घंटाल की सारी अकड़ ढीली कर देगा और आजकल में ही वह इस बदकार को हमारे कदमों में ला डालेगा। लेकिन रियाया और सेना में तो डर बड़ी बुरी तरह बैठ गया है महाराज, देवी सिंह बोला। इस आतंक को किस तरह ख़त्म किया जाए? हमें और आपको शेर सिंह की ताकत का पूरा यकीन है, लेकिन जिस तरह से गुरु घंटाल सामने आया है और उसने जैसी जैसी हरकतें की हैं, उनसे मालूम होता है कि वह भी कोई कम कलेजे का नहीं है। मुमकिन है कि इस बार शेर सिंह भी मात खा जाए। आप रियाया की तसल्ली के लिए इतना कीजिए कि किसी और अय्यार को भी उसकी तलाश में भेज दीजिए। सो तो हम चंद्राम और मुन्ना राम को अभी रवाना कर देंगे, सुरेंद्र सिंह ने कहा। मगर गुरु घंटाल ने लिखा है कि महल में होने वाली एक एक बात की उसे खबर रहती है। इसका मतलब हमारे बीच में कोई गद्दार है। हम में से ऐसा कोई ज़रूर है जो सारी खबर गुरु घंटाल को देता है। कहने के बाद एक क्षण कुछ सोचते रहे, फिर बोले, बलराम सिंह। जी पिताजी। बलराम एकदम सावधान होकर बोला। इस काम की जिम्मेदारी हम तुम पर छोड़ते हैं, सुरेंद्र सिंह ने कहा। 2 दिन के अंदर अंदर हमारे बीच में छुपे हुए उस गद्दार का पता लगाओ। न केवल पता लगाओ बल्कि उसे हमारे सामने पेश करो। हम अपने हाथ से उसे सज़ा देंगे। अगर हमारे बीच घूमता महल की खबर उसे देने वाला उसका अय्यार पकड़ा जाए तो गुरु घंटाल के ठिकाने का पता लगाना भी कोई मुश्किल बात नहीं होगी। हालांकि अपने पिता का यह हुक्म सुनकर अंदर ही अंदर कांप गया बलराम सिंह, मगर जाहिर में उसने मुस्तैदी से हुक्म की तामील करने को कहा। सुरेंद्र सिंह कुछ देर और अय्यारों सिपाहियों से बातें करते रहे, फिर उन सबको अलग थलग काम सौंपकर विदा किया। सेनापति देवी सिंह को यह काम सौंपा कि वह व्यापारियों से बाजार खुलवाए। सेना में मुनादी करवा दी कि आज सुरेंद्र सिंह सेना को संबोधित करेंगे। मुन्ना लाल और चंद्राम को भी वही काम सौंपे जो कल शेर सिंह को सौंपा था। सबके चले जाने के बाद वहाँ सुरेंद्र सिंह, रूपमती और बलराम ही रह गए। रानी रूपमती, जिसने काफ़ी देर से किसी बात में कोई दखल नहीं दिया, तो बोली, ये गुरु घंटाल कौन है और रियाया में अपने नाम का डर फैलाकर आखिर कौन सा काम निकालना चाहता है? कल के कागज़ में तो उसने यही लिखा था कि वह हमारा कोई पुराना दुश्मन है और हमसे बदला लेना चाहता है। लेकिन ये दुश्मन हो कौन सकता है? राजाओं का एक दुश्मन नहीं होता है जो याद रहे, सुरेंद्र सिंह ने कहा। इतने वर्ष से राज कर रहे हैं, न जाने कौन कौन दोस्त और दुश्मन बनते हैं। कुछ देर तक सुरेंद्र सिंह रानी रूपमती से इसी तरह की बातें करते रहे, फिर उनका ध्यान बलराम पर गया और वो बोले, हाँ, तुम उन लोगों के आने से पहले कुछ कह रहे थे, कहो क्या कहना है? अब रानी रूपमती के जाने का वक्त हो गया था, लिहाजा उनकी खास लौंडियाँ आईं और उन्हें लेकर चली गई। उनके जाने के बाद बलराम सिंह ने रात का हाल कहना शुरू किया। वो ये बात छुपा गया कि वह हरनाम सिंह की लाश थी। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि रात मेरे कमरे में इस तरह एक आदमी आया, वो तीसरी मंजिल से कूद कर गायब हो गया। यूँ समझना चाहिए कि सारी घटना उसने मुख्तसर में बयान कर दी। वह हरनाम सिंह की लाश थी और उसने क्या क्या बातें कहीं वह सब कुछ छुपा गया। सारी बातें सुनकर सुरेंद्र सिंह भी बड़े तरद्दुद में फंसे और उन चारों सिपाहियों को नज़र बाग में तलब किया। उनके हाजिर होने पर सुरेंद्र सिंह ने उनसे कहा, वो आदमी कौन था जो रात गैलरी में आया था? जी, उनमें से एक बोला। हम चारों को खुद ताज्जुब है। कुमार साहब बार बार कह रहे थे कि वो आदमी मशाल के नीचे खड़ा, मगर बड़े ताज्जुब की बात है कि हम चारों में से वहाँ किसी को कोई भी नज़र नहीं आया। तुम बकते हो, सुरेंद्र सिंह ने उन्हें डांटा। तुम उस आदमी से मिले हुए होगे। वे बहुत ही गिड़गड़ाए, लेकिन सुरेंद्र सिंह ने उनकी एक ना सुनी। उन्होंने डांट कर कहा, तुम ये कहना चाहते हो कि वह कोई रूह था, जबकि भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं होती? तुम्हें बतानी ही होगी कि अभी सुरेंद्र सिंह कुछ कहना ही चाहते थे कि बलराम सिंह चीख पड़ा, वो रहा पिताजी, वो यहाँ भी है। कौन? एकदम चौंक कर सुरेंद्र सिंह ने पूछा। वही वही रात वाला। बलराम के चेहरे पर घबराहट के निशान इस वक्त साफ तौर पर देखे जा सकते थे। वह अपने सामने वाले गुलाब की झाड़ियों की तरफ इशारा करके बोला, वो देखिए, वो खड़ा है। उसके हाथ में इस वक्त भी वही चमकता हुआ हरवा है। वो मुझे हरवे से मार डालने का इशारा कर रहा है। वो कितना भयानक है। चारों सिपाहियों के साथ सुरेंद्र सिंह ने घूमकर गुलाब की उन झाड़ियों की तरफ देखा। चारों सिपाहियों के चेहरों पर फिर हैरत के भाव उभर आए। सुरेंद्र सिंह ने बड़े ध्यान से उन झाड़ियों को देखा। कुछ उनके चेहरे पर तरद्दुद और उलझन के भाव चमकने लगे थे। वे बलराम की तरफ देखते हुए बोले, हमें तो वहाँ कुछ नज़र नहीं आता बलराम, तुम्हें कौन चमक रहा है? ये आप क्या कह रहे हैं? बलराम हैरत के साथ बोला, वो सामने गुलाब की झाड़ियों के पास ही तो खड़ा है, वो देखिए, वो मुझे इशारे से अपने पास बुला रहा है। कहते कहते बलराम सिंह की आंखें उन्हीं झाड़ियों पर जमी हुई थीं। फटी फटी आंखों से वो उधर ही देख रहा था। उसके चेहरे पर खौफ साफ चमक रहा था। उससे भी ज़्यादा आश्चर्य उसका हाल देखकर राजा सुरेंद्र सिंह और उन 4 सिपाहियों के चेहरे पर था जो उसके पास ही खड़े थे।
सुरेंद्र सिंह ने बलराम के कंधे पर हाथ रखा और बोले, बलराम बेटे, क्या हो गया तुम्हें? होश में आओ। हमारी समझ में नहीं आता कि तुम क्या देख रहे हो। बाग बिल्कुल खाली पड़ा है, हमें तो वहाँ कोई नज़र नहीं आता। होश में आओ, अपने दिमाग को संतुलित करो। वो देखो पिताजी, वो चल दिया। बलराम उस तरफ देखता हुआ अपनी धुन में बोला, वो गुलाब की झाड़ी के पीछे की तरफ जा रहा है। कहने के बाद वह पागलों की तरह झाड़ी की तरफ दौड़ा। जहाँ वह झाड़ी के पीछे पहुंचा तो उसे वह लाश कहीं भी नजर नहीं आई। झाड़ियों के पीछे का सारा इलाका खाली पड़ा था। धीरे धीरे बहती हुई हवा पत्तों और घास को सहला रही थी। सुरेंद्र सिंह भी चारों सिपाहियों को साथ लिए वहाँ पहुँच गए। वो गायब हो गया। बलराम सिंह सुरेंद्र सिंह की तरफ देखता हुआ बोला। इसके बाद उन चारों सिपाहियों ने सुरेंद्र सिंह के हुक्म से भाग के उस इलाके की तलाशी ली, किंतु कुछ हाथ नहीं लगा। अब सुरेंद्र सिंह के चेहरे पर हम हल्की सी चिंता और फिक्र के भाव देख रहे हैं। कदाचित उसका यह सबब है कि अब उनके दिमाग में भी यह बात बैठती जा रही है कि उनके बेटे को कोई भूत प्रेत परेशान कर रहा है। इस घटना के बाद उन्होंने चारों सिपाहियों को वहाँ से जाने का हुक्म देने के अलावा एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। उनके चले जाने के बाद सुरेंद्र सिंह ने बलराम को बहुत ही समझाया कि बाग में कोई भी नहीं था, वो उसकी नज़र का वहम होगा। लेकिन बलराम इस बात को हरगिज़ मानने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि वो यही कह रहा था कि आपने ध्यान से नहीं देखा होगा, वो इसी झाड़ी के पास खड़ा था। आखिर मजबूर होकर सुरेंद्र सिंह को यकीन हो गया कि दुनिया में भूत प्रेत भी होते हैं और उनमें से कोई उनके बेटे के पीछे लग गया है। उन्होंने फैसला किया कि वह बलराम सिंह का इलाज करवाएंगे। कुछ देर और बाप बेटे से इसी तरह की बातें होती रही और फिर विदा हुए। सुरेंद्र सिंह का वह दिन यूं ही राजा के साधारण कामों में बीत गया। हुक्म के मुताबिक दिन में उन्होंने सेना से इस्तकबाल भी किया, जिससे सेना की कुछ हिम्मत बढ़ी और दिमागों पर छाया गुरु घंटाल का डर किसी हद तक कम हुआ। उन्हें खबर मिली कि आज बाजार की ज़्यादातर दुकानें बंद हैं। कुछ दुकानें सेनापति देवी सिंह ने अपने दबदबे से खुलवा ली थी। आज शाम तक भी शेर सिंह की कोई खबर उन तक नहीं पहुंची। रात को वे अपने शयन कक्ष में जा सोए। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें सोई हुई कितनी देर गुजरी थी कि एक ज़बरदस्त धमाके की आवाज़ सुन के आंखें खुल गईं। वे उछल कर बिस्तर पर बैठ गए। छोटे मोटे हल्के धमाकों की आवाज़ें अभी तक उनके कानों में आ रही थीं। महल के अंदर उन्हें एकदम जाग महसूस हुई। बहुत से आदमी उन्हें अपने कमरे के बाहर की गैलरी में इधर उधर भागते हुए महसूस हुए। यह धमाका किस सबब से हुआ और क्या चक्कर है, ये पता लगाने की गरज से वे बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़े। अभी वे दरवाजे के करीब पहुंचे ही थे कि किसी ने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोला तो सामने बहुत से सिपाही और मुन्ना लाल अय्यार खड़े थे। सभी के चेहरों पर बदहवासी, घबराहट और बौखलाहट के भाव थे। वे सुरेंद्र सिंह का मुंह देखते रह गए और किसी के मुंह से बोल न फूटा। क्या बात है, धमाका कैसा था? सुरेंद्र सिंह ने पूछा। न जाने किसने मैगजीन में आग लगा दी महाराज, मुन्ना लाल बोला। यह धमाका मैगजीन में आग लगने और उसके फटने का ही था। मैगजीन की सारी कोठरी जलकर भस्म हो गई है। इतना सुनते ही सुरेंद्र सिंह गुस्से से जैसे पागल हो गए। वो एकदम चीखे, कैसे नमक हराम हो गए हो तुम? कोई महल में आता है और मैगजीन में आग लगा कर चला जाता है, तुम उसे पकड़ नहीं पाते? 2 दिन से महल में रोज़ अनहोनी घटनाएं हो रही हैं और हमारे सारे अय्यार बैठ कर हराम का खा रहे हैं। इस तरह तो कोई सारे भरतपुर को कब्रिस्तान बनाकर निकल जाए और तुम कर ही ना सको। कैसे अय्यार तुम? मुन्ना लाल की गर्दन किसी मुजरिम की तरह नीची हो गई। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसी ने मैगजीन में आग लगा दी हो। बाकी सब भी चुपचाप गर्दन झुकाकर खड़े रहे। रात के इस वक्त न केवल राजमहल में बल्कि पूरे भरतपुर में इस धमाके से चहल पहल सी हो गई। साधारण आदमी से लेकर बड़े से बड़े दिमाग वाले का ख्याल था कि ये काम करने वाला भी गुरु घंटाल है। चारों तरफ अफरा तफरी सी फैल गई। लोग इधर उधर भाग रहे थे। राजा सुरेंद्र सिंह भी तैयार होकर उस कोठरी के पास पहुंचे जहाँ मैगजीन रखी थी। वहाँ का हाल देखकर एक बार को तो सुरेंद्र सिंह की आंखों में आंसू आ गए। रियासत के बहुत से अय्यार और सिपाही इधर उधर घूम रहे थे। रात के कोई 2 घंटे इसी चक्कर में ख़त्म हो गए, अगर अब वही कह सकता था। आखिर सुरेंद्र सिंह ने अपने कमरे में जाने का फैसला किया और उनके साथ दारोगा जसवंत सिंह, बलराम सिंह अय्यार, मुन्ना लाल, सेनापति देवी सिंह और सेना के कई अफसर थे। सभी इस घटना पर दुख, रंज और अफसोस करते हुए सुरेंद्र सिंह को उनके कमरे तक विदा करने जा रहे थे। जिस वक्त ये काफिला सुरेंद्र सिंह के कमरे के बाहर पहुंचा तो मुन्ना लाल की नज़र उनके कमरे के दरवाजे पर बाहर की तरफ ही चिपके एक कागज़ पर पड़ी। कागज़ काफ़ी बड़ा, यानी इतना था कि किसी भी आदमी का ध्यान वह आसानी से अपनी तरफ खींच सकता था। मुन्ना लाल के साथ साथ अन्य कई आदमियों की नज़र भी उस कागज़ पर पड़ी। जिनकी नज़र नहीं पड़ी थी उनका ध्यान मुन्ना लाल ने उस कागज़ की तरफ खींच दिया। सबके साथ साथ सुरेंद्र सिंह ने भी उसे पढ़ा। काफ़ी बड़े हरफों में उस कागज़ पर लिखा था, राजा सुरेंद्र सिंह अपनी जेबें देखें, उसमें से उन्हें मेरा एक खत मिलेगा। यह हर्फ पढ़कर सुरेंद्र सिंह सही सभी चौंके। उसे पढ़कर जहाँ और लोग सुरेंद्र सिंह का चेहरा तकने लगे, वहाँ सुरेंद्र सिंह उसे पढ़कर एक बार को तो हक्के बक्के से ही रह गए। अपनी जेब में हाथ डाला तो बाकायदा तय किया हुआ एक कागज़ निकला।
उस कागज़ को देखकर तो सुरेंद्र सिंह के ताज्जुब की सारी सीमाएं टूट गई। सबने यही राय दी कि उस कागज़ को कमरे के अंदर चलकर पढ़ा जाए। सब कमरे में आ गए। सुरेंद्र सिंह पलंग पर बैठे, बलराम उनके पायताने और बाकी सब पलंग के नीचे ही फर्श पर बैठ गए। सभी को वह कागज़ पढ़ने की जल्दी थी। बलराम सिंह ने वह कागज़ यूं पढ़ना शुरू किया। गद्दार राजा सुरेंद्र सिंह, सावधान, होशियार, खबरदार। मैं इस शहर में आ पहुंचा हूं और अब तुम्हारा बंटाधार करके ही वापस जाऊंगा। तुम समझ रहे होगे कि तुम्हारी मैगजीन गुरु घंटाल ने उड़ाई है, लेकिन नहीं, इसमें गुरु घंटाल का नहीं, मेरा हाथ है। मैं तुम्हारे एक बहुत ही कट्टर और पुराने दुश्मन का लड़का हूँ। मेरे पिता, माँ और एक बहन को तुमने जिंदा ही हाथ पैर बांध कर जलती हुई आग में फिकवा दिया था। तुम्हें तो याद भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे जुल्म से तुमको सहने वाला एक अकेला मेरे ही परिवार तो नहीं होगा। तुम क्या समझोगे कि मैं किस परिवार का लड़का हूँ? तुम क्या समझोगे कि मैं उसमें से किसका लड़का हूँ जिन पर तुमने जुल्म ढाए? लेकिन फिक्र मत करना, तुम्हारी जान में तुम्हें यह बताए बिना नहीं लूँगा कि मैं किस पर हुए जुल्म का बदला ले रहा हूँ। मैं बहुत दिनों से बदले की आग में जल रहा था, लेकिन अकेला ही था। हालांकि मेरे पास ताकत की कमी नहीं है। आज पिछले कोई 5 साल से इसी धुन में था कि तुमसे टकराने के लिए अपने पास ताकत जुटा सकूं, मगर फिर भी तुम्हारे अय्यारों और सेना की ताकत देखकर हिचकता था। लेकिन जब सुना कि कोई गुरु घंटाल नाम का आदमी अकेला तुमसे टकरा गया है, जो खुद भी बदले की आग में जल रहा है, तो मेरा हौसला बढ़ा। कुछ दिनों से ताकत जुटाने में राजगढ़ गया हुआ था। वहीं गुरु घंटाल के बारे में पता लगा। गुरु घंटाल की हिम्मत देखकर मेरा भी हौसला बढ़ा और आज ही दिन मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अपने बदले की शुरुआत मैंने तुम्हारी मैगजीन की कोठरी उड़ाकर की है। समझ लो कि आज से मैं भरतपुर का नाश करने पर तुल गया हूँ। अगर मुझे गुरु घंटाल मिल जाए तो 1 और 1 11 हो जाए। फिर तो हम दोनों को भरतपुर तबाह करने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। ये मत समझना कि अगर गुरु घंटाल ने मेरी कोई मदद नहीं की या तुम्हारे अय्यारों से गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए तो मैं अपना कोई कदम पीछे हटा लूँगा। जब तक सामने नहीं आया तो नहीं आया था, लेकिन अब आ गया हूँ तो हटूँगा नहीं। मैं माँ भगवती की कसम खाकर कहता हूँ कि मरूंगा या मारूंगा, लेकिन हाँ, इतना यकीन है कि अगर मरा भी तो भरतपुर के महल की ईंट से ईंट बजाकर मारूंगा। अगर आज मैगजीन उड़ाकर तो मैंने अपनी कार्रवाई शुरू की है। अब हर रोज़ कुछ ना कुछ होगा। सावधान, न जाने कब वह जगह भी उड़ जाए जहाँ आप बैठे हैं। कल रात में ज़रा अपनी तोपों को संभाल कर रखना, कहीं वह लोहे का टुकड़ा ना बन जाए। अय्यारों का दादा दादा गुरु। बलराम सिंह ने खत खत्म कर दिया, लेकिन कमरे में उसके बाद भी काफ़ी देर तक मुल्तानगी सी छाई रही। किसी का बोलना फूटा। सभी अवाक से एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। इस बात को सुनकर सबके दिल घबरा गए थे। खत के अल्फाजों से ही साफ जाहिर था कि दादा गुरु कितना खतरनाक आदमी होगा। सबसे पहले सुरेंद्र सिंह ने ही सन्नाटा तोड़ा। एक तो पहले ही गुरु घंटाल मुसीबत बना हुआ था, दूसरा ये दादा गुरु तो उसका भी बाप निकला। अगर कहीं गुरु घंटाल और दादा गुरु आपस में मिल गए तो बड़ा ही बुरा होगा महाराज, जसवंत सिंह बोला। ये तो हमें गुरु घंटाल से भी ज़्यादा खतरनाक आदमी लगता है, जिसने ना सिर्फ मैगजीन उड़ा दी बल्कि चिट्ठी आप ही की जेब में पहुंचा दी। ना जाने ऐसे वक्त शेर सिंह कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। अब वे दोनों में से किसे संभालेंगे। ऐसा लगता है कि कुछ दिनों से हमारे नक्षत्री बहुत ख़राब चल रहे हैं, सुरेंद्र सिंह मायूस से लहजे में बोले। सारे ही काम उल्टे हो रहे हैं। अब ना जाने ये दो दुश्मन कहाँ से पैदा हो गए जो हमें उखाड़ कर फेंक देना चाहते हैं। इस एक ही घटना से लोगों के दिमाग पर गुरु घंटाल से भी ज़्यादा दादा गुरु का आतंक छा गया। ये सोच सोच कर सब डर रहे थे कि राजा सुरेंद्र सिंह के ये दो ज़बरदस्त दुश्मन अगर मिल जाए तो भरतपुर का क्या हाल होगा। काफ़ी देर तक वहाँ दादा गुरु और गुरु घंटाल का ही जिक्र रहा। सब अपनी अपनी राय जाहिर करते थे। आखिर में सुरेंद्र सिंह ने अय्यार मुन्ना लाल से कहा, मुन्ना लाल, तुम आज ही की रात एक काम करो। हुक्म दीजिए महाराज, मुन्ना लाल हाथ जोड़कर बोला। तुम फ़ौरन रात के इसी वक्त रवाना हो जाओ और फ़ौरन रायगढ़ी में जाकर सूर्यजीत से मिलो। उनसे यहाँ का सारा हाल बयान करो और कहो कि मैंने उनसे 2-3 अय्यारों की मदद मांगी है। जिस तरह भी हो तुम 2-3 अय्यार लेकर कल दोपहर तक आकर हमसे मिलो। इन दोनों को जल्दी जल्दी ख़त्म करना ही अब हमारा मकसद हो गया है। इसके बाद वह मजलिस ख़त्म हो गई। मुन्ना लाल फ़ौरन रायगढ़ी के लिए रवाना हो गया। बाकी सब अपने अपने कमरों की तरफ बढ़े। हालांकि सब अलग अलग हो गए थे, लेकिन सबके दिमाग में गुरु घंटाल और दादा गुरु ही चकरा रहे थे। सुरेंद्र सिंह पलंग पर पड़े को सोच रहे थे, आइए हम फिलहाल इन्हें छोड़कर जसवंत सिंह के साथ चलते हैं। ना जाने हमें ऐसा क्यों महसूस होता है कि रात के इस वक्त वह कुछ ज़्यादा ही दिलचस्प पात्र है। हमें पूरी उम्मीद है कि उसके साथ चलने से कोई नई बात देखने में ज़रूर आएगी। जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंचा, एक आवाज़ उसके कानों से टकराई, आओ जसवंत सिंह, मैं काफ़ी देर से तुम्हारे कमरे में बैठा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। इस आवाज़ को सुनकर एक बार तो जसवंत सिंह चौंक पड़ा, क्योंकि कमरे में अंधेरा होने के सबब से उसे कहने वाला कहीं नज़र नहीं आया था। अभी जसवंत सिंह कुछ बोलने के बारे में सोच ही रहा था कि अंधेरे कमरे से आवाज़ निकलकर फिर उसके कानों से टकराई, सबसे पहले दरवाज़ा बंद कर दो, मैं गुरु घंटाल हूँ। जसवंत सिंह ने घूमकर दरवाज़ा बंद कर दिया।
दरवाज़ा बंद करने के बाद जसवंत सिंह के मुड़ते ही चकमक चमकी और मोमबत्ती जल गई। उसने देखा कि एक आदमी हाथ में जलती मोमबत्ती लिए उसके पलंग पर बैठा था। उसके पूरे जिस्म पर काले कपड़े और चेहरे पर काला नकाब था। जसवंत सिंह ने आगे बढ़कर उसके हाथ से मोमबत्ती ले ली और ताक यानी आले पर जमा दी। वह भी नकाबपोश के पास ही पलंग पर आ बैठा। नकाबपोश ने बेहिचक अपने चेहरे से नकाब उतार दिया। अब हम वहाँ एक खतरनाक चेहरे वाला तंदुरुस्त आदमी को देखते हैं। उसका रंग बिल्कुल काला है। दाहिने गाल पर किसी तेज हथियार का गहरा निशान है। लाल सुर्ख आंखें उसके चेहरे को सबसे ज़्यादा भयानकता प्रदान कर रही हैं। होंठ मोटे मोटे भद्दे और काले हैं। अपनी नकाब उसने पलंग पर एक कोने में रखते हुए कहा, सबसे पहली बात तो यह है कि इस वक्त भी सारी बातें उसी तरीके से करनी है जैसे कि कल रात मैंने खत में लिखा था। जी हाँ, जसवंत सिंह ने कहा, आप फिक्र ना करें। ये धमाका कैसा था? किसने किया और किस सबब से किया? गुरु घंटाल ने पूछा। इसका वह सारा हाल मुख्तसर में बयान करो तो मैं मालूम हूँ। साथ ही साथ ये भी बताना कि धमाके का किस पर क्या असर हुआ। जसवंत सिंह ने उसे सारा हाल मुख्तसर में बता दिया। सुनने के बाद गुरु घंटाल के होठों पर बहुत ही जहरीली मुस्कान फैल गई। बोला, इसका मतलब वही हुआ। अब मैं कल दिन में किसी वक्त दादा गुरु से मिलूँगा। तुम सावधान रहना। सारा काम उसी तरीके से करना है जैसे समझाया था। जी वो तो ठीक है, लेकिन वो तो सामने आई नहीं। हाँ, यहाँ मेरा अंदाज़ा कुछ कमज़ोर पड़ा है, गुरु घंटाल ने कहा। लेकिन वह चौंका तो ज़रूर ही होगा। उसकी चुप्पी से यह बात ज़रूर जाहिर होती है कि वो कोई बहुत बड़ा घाक, चालाक और ख़तरनाक आदमी है। लेकिन आज तक भी तुम पर उसके द्वारा किसी तरह का खतरा नहीं आया। इससे साफ जाहिर है कि वह किसी और चक्कर में है। खैर, वो भी कितने दिन मुझसे बचेगा। कल के काम से निपटूँ तो अपना ध्यान उसी पर लगाऊँ। तुम चिंता मत करो, गुरु घंटाल से कोई भी नहीं बच सकता। जब से आप हमारे मददगार बने तब से हमारे हौसले दुगने हो गए, जसवंत सिंह बोला। हमें पूरा यकीन है कि हमारा जो भी दुश्मन है वो आपकी नज़र से नहीं बच सकता। लेकिन हाँ, आपने मुन्ना लाल के बारे में क्या सोचा? उसे सुरेंद्र सिंह ने सूर्यजीत के पास भेजा है। मुमकिन है कि ये किन्हीं अय्यारों की टोली लेकर कल दोपहर तक यहाँ पहुँच जाए। पहुँचेगा तो तभी जब वो भरतपुर की सीमा के बाहर निकलने के बाद जिंदा रहेगा, गुरु घंटाल ने कहा। अब मैं चलता हूँ। तुम जानते हो कि बची हुई रात में मुझे बहुत सी कार्रवाइयाँ करनी हैं। मुन्ना लाल को भी बैकुंठ पहुँचाना है। बस अब दादा गुरु और मेरी जोड़ का मिल गया है। मैं किसी भी तरीके से उससे ज़रूर मिलूँगा। उससे मिलकर हम और ये कर एक 11 हो जाएंगे और उसके बाद हमें अपने मकसद में कामयाब होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ज़रूर ही दादा गुरु सुरेंद्र सिंह के खिलाफ भड़का हुआ है। साथ ही उसके कामों से ये भी जाहिर है कि वह ताकतवर भी है। बस तुमसे यही कहने आया था कि अपना काम बखूबी करना। कहने के बाद गुरु घंटाल उठ खड़ा हुआ। कमरे की खिड़की से अटका खिड़की के बाहर एक कमन लटक रहा था। गुरु घंटाल उसी के ज़रिए कमरे के बाहर हो गया। जसवंत सिंह ने खिड़की बंद की और अपने बिस्तर पर आ लेटा। कदाचित हम ये लिखना भूल गए कि जाते वह पलंग पर से नकाब उठाकर वह अपने चेहरे पर डाल चुका था। जसवंत सिंह अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ सारी रात न सो सका। अगले दिन सुबह अभी सुरेंद्र सिंह पूजा से उठे ही थे कि बहुत से घबराए हुए मुलाजिम उनसे मिले। वे किसी लाश को अपने कंधे पर डाले चले आ रहे थे। सुरेंद्र सिंह उन्हें देखकर सोचने लगे कि पता नहीं ये किसकी लाश उठाए लिए चले आ रहे हैं। बात की बात में वे सब सुरेंद्र सिंह के पास आ गए। उनके अभिवादन का जवाब देने के बाद भी बोले, ये किसकी लाश उठाए चले आते हो? जवाब में उस मुलजिम ने जिसके कंधे पर लाश थी सुरेंद्र सिंह के सामने डाल दी। लाश पर नज़र पड़ते ही सुरेंद्र सिंह के मुंह से निकला, मुन्ना लाल, ये क्या हो गया? क्या उस दुष्ट गुरु घंटाल ने इसे भी मार डाला? जी नहीं, एक मुलाजिम ने जवाब दिया, इन्हें दादा गुरु ने मारा है। सुरेंद्र सिंह के ये पूछने पर कि यह कैसे मालूम हुआ कि इसे दादा गुरु ने ही मारा है, मुलाजिम ने लाश को उल्टा कर दिया। मुन्ना की पीठ पर एक कागज़ चिपका हुआ था जिस पर लिखा था, सूर्यजीत की मदद के लिए उसके पास भेजने का अंजाम, अयारों के दादा गुरु। तो दादा गुरु को यह भी मालूम हो गया कि हमने उसे सूर्यजीत के पास भेजा था, सुरेंद्र सिंह बोले। बड़ी हैरत की बात है, जो बात महल में होती है वो फ़ौरन बाहर चली जाती है। ऐसा लगता है जैसे आजकल हमारा महल गद्दारों से भर गया है। गुरु घंटाल को तो महल में होने वाली एक एक बात का पता लग जाता है, और अब दादा गुरु को भी। कोई क्या जवाब देता, सब चुप रहे। जब सुरेंद्र सिंह ने रियाया और रियासत का हाल पूछा तो एक मुलाजिम ने बताया, हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि हम उसकी बताई हुई एक एक बात को लिखें। हाँ, हम उसकी बातों का सारा हाल यहाँ लिख देते हैं। उसने बताया कि आज तो रियाया में पहले से भी ज़्यादा डर और आतंक छाया हुआ है। आज पहले से भी ज़्यादा दरख्तों पर ज़्यादा लाशें टंगी पाई गई। कुछ दरख्तों पर गुरु घंटाल द्वारा मारे गए आदमियों की लाशें लटक रही हैं, तो कुछ पर दादा गुरु द्वारा मारे गए आदमियों की। गुरु घंटाल जब अपने हाथ का लिखा खत दरख्त की जड़ में चिपकाता है, दादा गुरु वहाँ लाश की पीठ पर ही चिपका देता है। इन दोनों के नामों का रियाया में बड़ा ही डर बैठ गया है। हमें तो यकीन है कि अगर 2-4 दिनों तक ऐसे ही और चला तो रियाया हमारी दास्ता छोड़कर इनकी दास्ता में चली जाएगी। इनका कुछ इंतज़ाम करना बहुत ही ज़रूरी है। सारा हाल मुख्तसर में बताने के बाद मुलाजिम ने उन दोनों के खत सुरेंद्र सिंह को दिए।
ये वही कागज़ थे जो उन दोनों ने लाशों के पास छोड़े थे। गुरु घंटाल के खत में तो कोई नई बात नहीं थी। एक तरह से पिछले 2 खतों का सारांश इस खत में था, सो उसे यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दादा गुरु के खत में भी ज़्यादातर वही रात वाली बातें लिखी थी, सो उसे भी यहाँ लिखकर हम जगह का दुरुपयोग करने के पक्ष में नहीं है। हाँ, वो लाइन ज़रूर लिखनी पड़ेगी जो खत में सबसे आखिर में लिखी है। इस लाइन का मतलब किसी की भी समझ में नहीं आया, हम यहाँ उसे लिख देते हैं, मुमकिन है आप ही समझ जाएं। दादा गुरु के खत की सबसे आखिरी लाइन थी, फाजिब से मिफल फना फ़हो साफरम फ़गा टिफले फ़फर फ़मी फ़ले। बस उस खत में यही एक ऐसी लाइन थी जिसे यहाँ लिखना ज़रूरी था, लेकिन क्या करें, इन लाइन का मतलब किसी की समझ में नहीं आ रहा था। पाठकों, क्या आपकी समझ में आया? मेरी तो समझ में आ गया, आप लोग भी समझ लीजिए। समझ में आ जाए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए देवकांता संतति के इस भाग को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इस लाइन का मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूँ, इसमें से फ़ा हटा दीजिएगा, बाकी शब्द जोड़ दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। दूसरा बयान, शाम हुई जाती है। सूर्यदेव पश्चिम में पहुंचकर अस्तांचल में डूब जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस दिशा का सारा आकाश लाल हो गया है। हालांकि ज़्यादातर आसमान साफ है, किंतु फिर भी बादलों का एक आध टुकड़ा आवारा के से अंदाज में आकाश पर टहल रहा है। सूर्य की रोशनी में बादल के टुकड़े भी चमककर सुनहरे रंग के हो गए। अजीब अजीब तरह की आकृतियाँ बदलते ये टुकड़े मानो सूर्य की रोशनी में नहाकर खुश हो रहे हों। ऐसे शानदार वक्त में हम 2 आदमियों को सारंगा टीले पर एक दूसरे के अगल बगल बैठे हुए देखते हैं। यह टीला साधारण ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर जाकर है। टीले के नीचे एक साफ़ पानी और तेज़ बहाव वाली नदी बह रही है। वे दोनों टीले की चोटी पर बैठे हुए पश्चिम की तरफ मुँह करके सूर्य के अस्तांचल में डूबने और आकाश द्वारा तरह तरह के रंग बदलने को देख रहे हैं। अपने पाठकों को ज़्यादा तरद्दुद में न डालकर हम यह साफ लिखे देते हैं कि ये दोनों गुरु घंटाल और दादा गुरु हैं। गुरु घंटाल को तो हम इसलिए आसानी से पहचान गए क्योंकि पहले भी एक बार जसवंत सिंह के कमरे में देख चुके हैं। दादा गुरु को हम इसलिए पहचान गए क्योंकि अभी अभी गुरु घंटाल ने पास में बैठे आदमी को उसके नाम से पुकारा था। उसने कहा था, लेकिन दादा गुरु, सुरेंद्र सिंह से तुम्हारी दुश्मनी क्या है? वह खूबसूरत नौजवान जिसका नाम दादा गुरु है बोला, दुश्मनी तो उससे मेरी बहुत तगड़ी और पुरानी है। मेरे सारे खानदान को इसी दुष्ट सुरेंद्र सिंह ने जिंदा जला दिया था। उसी का बदला लेने के लिए मैं तड़प रहा था, लेकिन इतनी बड़ी रियासत से इस तरह बदला लेना बहुत मुश्किल है। गुरु घंटाल ने कहा, ये तो ठीक है कि आज भरतपुर की रियायत तुम्हारे और मेरे नाम से कांपने लगती है। सुरेंद्र सिंह की सेना तक के होश फाँकता है, लेकिन हमारा ये आतंक कब तक काम करेगा? इस तरह भय और डर फैलाकर हम बदला किस तरह ले पाएंगे? हमारे साथ कुछ और लोगों की ताकत का होना ज़रूरी है। हमारा ख्याल तो यह है कि हम और तुम मिलकर सारा बखेड़ा ही तय कर देंगे, दादा गुरु ने कहा। मैं पिछले 5 साल में इतनी ताकत जुटा चुका हूँ कि अब मैं किसी भी तरह पीछे नहीं हटूंगा। सुरेंद्र सिंह को मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। लेकिन वो ऐसी ताकत क्या है जिसके बल पर तुम इतनी हिम्मत कर रहे हो? गुरु घंटाल ने कहा, जिस तरह से हम बदला ले रहे हैं उस तरह से तो हम अपनी कोई भी कारीगरी तभी तक दिखा सकते हैं जब तक कि हम अपना काम करते हैं और किसी को दिखाई नहीं देते हैं। जिस दिन हम सुरेंद्र सिंह के किसी अय्यार की नज़रों में पड़ गए, बचना मुश्किल होगा। सुरेंद्र सिंह, उनके अय्यार, रियाया और सेना चाहे हमारे नाम का कितना ही खौफ क्यों ना खाते हों, लेकिन हमें हकीकत से नावाकिफ़ नहीं होना चाहिए। हमारे पास चाहे जितनी ताकत हो, मगर किसी भी तरह सुरेंद्र सिंह से ज़्यादा ताकत नहीं हो सकती। उसके पास कोई 10,000 के करीब सेना है। हमारे नाम का खौफ केवल उसी वक्त तक है जब तक कि हम अपना काम करके उन्हें नज़र नहीं आते हैं। हमारे नाम का खौफ केवल उसी वक्त तक है जब तक कि हम अपना काम करके उन्हें नज़र नहीं आते हैं, और इस तरह ज़्यादा दिन तक हमारी कार्रवाई चल नहीं सकती। जिस दिन हम पकड़े गए उस दिन सारा किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं वह दिन आने से पहले ही अपना काम निकाल लूँगा, अपना मकसद पूरा कर लूँगा, दादा गुरु ने कहा। सो क्या मकसद है और कैसे पूरा कर लोगे? गुरु घंटाल ने कहा। तुम अगर साथ दो तो मैं आज ही अपने मकसद में कामयाब हो सकता हूँ, दादा गुरु ने कहा। मुझे भरतपुर की राजगद्दी से तो कोई लालच नहीं है। मुझे तो सुरेंद्र सिंह से अपना बदला लेना है। उसकी जान लेते ही मेरा अपना मकसद पूरा हो जाएगा, और अगर तुम साथ दो तो ये काम मैं आज और अभी चलकर पूरा कर सकता हूँ। सो कैसे? अपनी उसी ताकत से जो मैंने 5 साल में जुटाई है, दादा गुरु ने बताया। वह ताकत हमें भी तो दिखाओ, क्या है? गुरु घंटाल के ये अल्फाज सुनकर दादा गुरु ने अपनी बगल में लटके अय्यारी के बटुए में हाथ डाला और एक गेंद जैसी कोई गोल वस्तु निकाल ली। बोला,
ये मेरी ताकत का एक नमूना है, देखो मैं अभी तुम्हें इसका तमाशा दिखाता हूँ। कहते हुए दादा गुरु अपनी जगह से खड़ा हुआ और गेंद बहुत ज़ोर से नीचे टीले से दूर ज़मीन पर ज़ोर से पटक दी। गेंद ज़मीन से टकराते ही ज़ोरदार धमाका हुआ और आग के शोले बहुत दूर तक उछले। यह ज़बरदस्त धमाका कान के पर्दों को फाड़ देने जैसा था। थोड़ी देर बाद जब उस जगह से आग साफ हुई तो देखा कि वहाँ एक गहरा गड्ढा बन गया है। दादा गुरु उसकी तरफ इशारा करके बोला, तो देखो इस बम ने क्या हालत कर दी है। तुम्हें सुनकर ताज्जुब होगा कि ये बम खुद मैंने तैयार किए हैं। इस तरह के कोई 20 बम मेरे पास हैं। ये मत समझना कि मेरी सारी ताकत इन बमों में ही है। ऐसी ही बहुत सी नायाब चीज़ें मैंने बना रखी हैं। पिछले 5 सालों में मैंने बारूद का काम सीखा है और अपने दिमाग से ऐसी ऐसी नायाब चीज़ें बनाई हैं कि किसी राजा महाराजा या बड़े से बड़े अय्यार के पास नहीं होंगी। तो तुमने ऐसे ही बम से सुरेंद्र सिंह की मैगज़ीन की कोठरी ख़त्म कर दी होगी। नहीं, दादा गुरु बोला, मैंने अभी बताया था कि मेरे पास बड़ी बड़ी नायाब चीज़ें हैं जिससे मैंने मैगज़ीन में आग लगाई। अगर वह देखना चाहते हो तो देखो। कहते हुए दादा गुरु ने फिर अपने पटुए में हाथ डाला और एक मोमबत्ती निकाल ली और गुरु घंटाल को दिखाता हुआ बोला, ये मोमबत्ती भी मैंने खुद ही तैयार की है। हालांकि इसे देखने से पता नहीं लगता कि इसमें क्या खासियत है। मैं तुम्हें बता दूं कि अगर ये मोमबत्ती लगातार जलती रही तो पूरे 2 घंटे जलती है। अब सुनो इसकी करामात। पाठक भी ज़रा ध्यान से पढ़ें और सोचें कि उस वक्त का ये कैसा टाइम बम था। मोमबत्ती के ठीक बीच में धागे के साथ एक छोटा सा पटाखा बंधा है। वह पटाखा मोमबत्ती के ठीक बीच में। सीधी सी बात है कि अगर मोमबत्ती लगातार जलती रहे तो 1 घंटे में आधी जल जाएगी। सीधी सी बात है कि आधी जलते ही पटाखे में आग लग जाएगी और पटाखा फटेगा। इसी तरह की मोमबत्ती के ज़रिए मैंने मैगज़ीन उड़ाई थी। मैगज़ीन की कोठरी में जाकर ऐसी एक मोमबत्ती जलाया। उसके ठीक 1 घंटे बाद धमाका हुआ। पटाखे से मैगज़ीन में आग लगी और स्वाहा। एक बार को तो गुरु घंटाल उसकी बात सुनकर दंग रह गया। बोला, वाकई कमाल की करामात है। और अब मैं मान गया कि अगर तुम्हारे पास ऐसी ऐसी गजबनाक चीज़ें हैं तो तुम सुरेंद्र सिंह को मारने के अपने मकसद में कभी भी कामयाब हो सकते हो। तो बोलो, क्या तुम मेरे साथ भरतपुर चलने को तैयार हो? दादा गुरु ने कहा। बस इस तरह से ये दोनों शैतान मिलजुल कर सुरेंद्र सिंह से बदला लेने के लिए तैयार हो गए। कुछ देर तक वे और आपस में ज़रूरी बातें करते रहे जिन्हें यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे चलकर सामने आ जाएंगी। हाँ, यहाँ इतना ज़रूर लिख दें कि दादा गुरु ने अपने बटुए से निकालकर 4 बम उसे दे दिए। ये दोनों तो उस आदमी की मौजूदगी से बिल्कुल बेखबर है जो ठीक उनके पीछे टीले पर पास ही खड़े एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपा हुआ न केवल उन्हें देख रहा है बल्कि उनकी बात भी बखूबी सुन रहा है। हमारी नज़र भी इस पर अचानक अभी ही पड़ी है। कह नहीं सकते कि वो कौन है। ये सूरत तो पहली बार हमारे देखने में आ रही है। हाँ, ये मुमकिन है कि हमारा कोई जाना पहचाना अय्यार हो और कारीगरी से अपनी सूरत बदल रखी हो। हम ये भी नहीं कह सकते कि ये कितनी देर से यहाँ पड़ा गुरु घंटाल और दादा गुरु की बातें सुन रहा है। खैर, हम इसके फेर में ज़्यादा क्यों पड़ें। वक्त आने पर खुद मालूम हो जाएगा कि ये कौन महाराज हैं। वो देखो, गुरु घंटाल और दादा गुरु उठकर खड़े हो गए हैं। ये आदमी भी सावधान हो गया है। वे दोनों टीले से नीचे उतरने लगे। वह आदमी भी छुपता छुपाता उनके पीछे ही था। जल्दी ही वे टीले से नीचे उतरकर जंगल में आ गए। उनका रुख भरतपुर की ओर था। चाल बता रही थी कि वे जल्दी से जल्दी भरतपुर पहुंच जाना चाहते हैं। वो आदमी भी उन्हीं की चाल से उनके पीछे था। एक जगह जब घना जंगल आ गया तो उस आदमी ने एक जगह ठिठक कर कुछ इस तरह गर्दन हिलाई जैसे दिल ही दिल में उसने कोई फैसला किया हो। गर्दन हिलाते ही वह उनके पीछे से हटा और घने पेड़ों की आड़ में से होता हुआ वह उनसे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ा। जल्दी ही वह रास्ता काट कर उनसे आगे पहुंच गया और उस रास्ते पर खड़ा हो गया जहां से उन दोनों को गुजरना था। वो एक दरख्त की आड़ में छुपा हुआ उस रास्ते पर नज़र रख रहा था। कुछ ही देर बाद गुरु घंटाल और दादा गुरु आपस में बातें करते हुए उस जगह पहुंच गए। जब वे उस दरख्त से कोई 5 कदम पीछे रह गए तो अचानक पेड़ की आड़ से निकलकर वह जिन्न की तरह उनके सामने आ गया। एकाएक उसे चमत्कारिक ढंग से प्रकट होता देख वे ठिठक गए। वह अपने दोनों कूलों पर हाथ रखे उनका रास्ता रोकने के अंदाज में सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी यह कैफियत देखकर एक शायद के लिए दादा गुरु और गुरु घंटाल ने एक दूसरे को देखा। फिर गुरु घंटाल बोला, तुम कौन हो? जिसने तुम्हें 5 दिन में गिरफ्तार करने की कसम खाई है, वह बोला। ये मत समझो कि तुम मेरी नज़रों से छुपे हुए हो। मेरी नज़र कल रात से ही तुम पर है। मैं बता सकता हूँ कि उस वक्त से अब तक तुमने क्या कुछ किया है। मैं तुम्हें आज सुबह ही गिरफ्तार करने वाला था लेकिन तभी इस दादा गुरु का नाम भी सामने आया। मैं समझ गया कि ये भी तुम्हारी तरह का ही कोई सनकी है जो ये भूलकर महाराज सुरेंद्र सिंह से बदला लेना चाहता है कि जिनकी हिफाजत के लिए शेर सिंह अभी जिंदा है। तो क्या तुम शेर सिंह हो? गुरु घंटाल ने सावधान होकर हल्के से चौंकते हुए पूछा। क्यों, क्या तुम्हें कोई शक है? शेर सिंह बड़ी गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला। मैंने सोचा कि तुम दोनों ही एक नाव के सवार हो।
यानी दोनों ही राजा सुरेंद्र सिंह से बदला लेना चाहते हो, अतः कभी न कभी तुम मिलने की कोशिश ज़रूर करोगे। सो जब मैंने दादा गुरु के खत की वह अटपटी सी लगने वाली लाइन पढ़ी तो समझ गया कि वह तुमसे सारंगा टीले पर मिलना चाहता है। दादा गुरु ने सोचा था कि दुनिया में केवल तुम दोनों ही अय्यारी की भाषा जानने वाले हो। इसने समझा था कि इसकी उस भाषा को केवल तुम ही समझोगे, मगर ये भूल गया कि शेर सिंह अय्यार भी तुम लोगों की फिराक में है। तुम दोनों के अलावा कोई तीसरा आदमी उस भाषा को समझाओ या ना समझाओ, मगर मैं ज़रूर समझ गया। अतः मैं भी सारंगा टीले पर पहुंच गया। मैं वहाँ होने वाली तुम्हारी एक एक बात सुनी है। मुझे मालूम है कि इस वक्त तुम इस ख्याल से खुश हो रहे थे कि अब जब तुम लौटोगे तो सुरेंद्र सिंह को मार करी, मगर बड़े ही दुख की बात है कि तुम शेर सिंह को भूल गए, जो पिछले 3 दिन से तुम्हारे कर्तव्य सह रहा है। इसका मतलब मेरे खत की वह आखिरी लाइन तुम भी समझ गए थे? अब दादा गुरु आगे बढ़कर बोला। बेशक, शेर सिंह मुस्कुराकर बोला। नहीं तो क्या तुम दोनों ही दुनिया में अय्यार हो? अब क्या चाहते हो? दादा गुरु ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। गुरु घंटाल के साथ साथ अब तेरी भी नाक काट कर ले जाऊंगा, शेर सिंह गुर्राया। तो मैं बताऊंगा कि शेर सिंह की तरफ नज़र उठाने का अंजाम क्या होता है। उन सारी हत्याओं का बदला मैं तुमसे लूंगा जिन्हें तुमने पेड़ों पर लटकाया। ऐसा ना हो शेर सिंह कि 2 दिन के बाद तुम्हें अपनी ही नाक काटनी पड़े, दादा गुरु बोला। अगर तुम मेरे सामने ही नहीं पड़ते तो ऐसा मुमकिन भी था। शेर सिंह बड़ी ज़बरदस्त मुस्कान के साथ बोला। अब तो तुम मेरे सामने हो और तुम्हारा ऐसा सोचना भी गलत है कि बिना गिरफ्तार हुए तुम भरतपुर पहुंच सकोगे। सुना है तुम बड़े दबंग और बहादुर अय्यार हो, दादा गुरु बोला। तुमसे मिलने का हमारा यह पहले ही इत्तेफाक है, इसे मैं आखिरी इत्तेफाक भी बना सकता हूँ। शेर सिंह बोला। या तो सीधी तरह मान जाओ, या अगर खुद को बहादुर समझते हो तो एक एक करके मल्ल युद्ध कर लो। अगर हम हार गए तो अभी इसी वक्त अपने हाथ से नाक काट लेंगे, वरना तुम दोनों खुद ही अपनी नाक काट लेना। बहादुर का टकराव और हार जीत इसी को कहते हैं। दादा गुरु इस तरह मुस्कुराया मानो उसे भी अपनी ताकत पर बेहद गुमान हो और किसी बच्चे ने उसे लड़ने की चुनौती दी हो। बोला, ठीक है, हमें तुम्हारा चैलेंज कबूल है। अय्यारी का थैला उतार कर उसने गुरु घंटाल को पकड़ा दिया। शेर सिंह तो था ही तैयार और पैंतरा बदल कर बोला, तुम अपना नंबर आने का इंतज़ार करना घंटाल भाई। मगर उनके बाकी के शब्द गले ही में ही रह गए। दादा गुरु उस पर झपट पड़ा था। अब क्या था? दोनों भिड़ गए। गुरु घंटाल आराम से खड़ा इन दोनों बहादुरों की लड़ाई देख रहा था और न जाने क्या सोचकर वह धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। दादा गुरु के झपटते ही शेर सिंह ने उसे हाथों में लपक लिया और ज़मीन पर दे मारा। ज़मीन पर पड़े दादा गुरु पर शेर सिंह झपटा, मगर दादा गुरु लेटे ही लेटे 2-3 करवट लेकर अलग हो चुका था। शेर सिंह खाली ज़मीन से जाकर टकराया। एक साथ दोनों उछलकर खड़े हो गए। इस तरह से दोनों बहादुरों को भिड़े कोई 15 शायद हो गए। गुरु घंटाल आराम से खड़ा गौर से उनकी लड़ाई देख रहा था। पहले पहल मुकाबला बराबर का नजर आया था, लेकिन अब शेर सिंह का पलड़ा भारी लगता था। वह लगातार 5 बार दादा गुरु को सिर से ऊपर उठाकर ज़मीन पर पटक चुका था। गुरु घंटाल समझ गया कि अब ज़्यादा देर दादा गुरु शेर सिंह का मुकाबला नहीं कर सकेगा। सो उसने अपने बटुए में हाथ डाला और मुट्ठी में थोड़ी सी बुकनी लेकर उनकी तरफ बढ़ा। मौका लगते ही उसने बुकनी शेर सिंह के चेहरे पर फेंक दी। शेर सिंह ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसे ज़ोर से एक छींक आई। बोला, ये धोखा। मगर फिर एक छींक के साथ वह ज़मीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उधर लड़खड़ाता हुआ दादा गुरु अपनी तेज़ चलती हुई सांसों पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं ज़रा सी देर कर देता दोस्त तो मैं ये तुम्हारी नाक तुम्हारे ही हाथ से कटवा डालता, गुरु घंटाल ने कहा। बेशक, दादा गुरु खुद पर काबू करके बोला। ऐसा ताकतवर और तरकीब से लड़ने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। आज मानना पड़ा कि शेर सिंह को लोग यूं ही सबसे बड़ा अय्यार नहीं कहते। तुमने ठीक किया। इस तरह से कुछ देर तक वे शेर सिंह के बारे में ही बात करते रहे। फिर गुरु घंटाल ने कहा, खैर, अब इसे इसी मुनासिब जगह कैद करके भरतपुर चलना चाहिए। दादा गुरु ने बताया कि यहाँ पास ही वह जगह है जहाँ आजकल मैं रह रहा हूँ। इसे उठाकर वहीं ले चलते हैं। शेर सिंह के बेहोश जिस्म को गुरु घंटाल ने अपने कंधे पर डाला और दादा गुरु के पीछे चल दिया। जल्दी ही वे जंगल में बने एक पुराने से खंडहर में पहुँच गए। एक कोठरी में पहुंचकर गुरु घंटाल ने बेहोश शेर सिंह का किसी द्रव्य से चेहरा धोया। चेहरे से रोगन छूटा और शेर सिंह की सूरत चमकने लगी। थोड़ी देर में चेहरा साफ हो गया और अब हम भी पहचान सकते हैं कि वो शेर सिंह ही है। इसके बाद उन्होंने बेहोश शेर सिंह को होश में लाने की कोशिश नहीं की और मजबूती से उसके हाथ पैर बांधकर बेहोशी गहरी करके कोठरी का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और चल दिए। अब वे पहले से भी ज़्यादा तेज़ी के साथ भरतपुर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में वह शेर सिंह के बारे में बात करते जाते। उस वक्त पूरी तरह अंधेरा नहीं हुआ था। जब वे भरतपुर पहुंच गए और महल के अंदर पहुंचने की घात लगाने लगे। तीसरा बयान। दादा गुरु और गुरु घंटाल ने रात होने का भी इंतज़ार नहीं किया और शामी को कमन की मदद से महल की छत पर पहुंच गए।
उनका मकसद इस वक्त केवल सुरेंद्र सिंह को मार डालना था। उन्हें मालूम था कि इस वक्त वे संध्या पूजा कर रहे होंगे। उनका इरादा था कि संध्या पूजा के कमरे ही में सुरेंद्र सिंह की हत्या कर दी जाए। वे दोनों बिल्कुल इस तरह से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए मानो महल के चप्पे चप्पे से अच्छी तरह वाकिफ़ हो। सीढ़ियाँ तय करके वे नीचे बारादरी में आ गए। वे दोनों सुरेंद्र सिंह की संध्या पूजा का कमरा अच्छी तरह से जानते थे। अपनी बात हम ज़्यादा लंबी ना करके सीधे लिखे देते हैं कि वे उस कमरे के पास पहुंच गए। बारादरी के एक मोड़ पर से झांक कर देखा तो पूजा का कमरा बंद था और कमरे के बाहर 2 सिपाही हाथ में नंगी तलवार लिए पहरा दे रहे थे। सिपाहियों का वहां मौजूद होना इस बात का सबूत था कि सुरेंद्र सिंह इस वक्त कमरे ही में है। दादा गुरु और गुरु घंटाल ने अपने अपने बटुए में से गेंद नुमा बम निकाल लिए। दोनों ने बम हाथ में लिए और एक शायद के लिए एक दूसरे से आंखें मिली। फिर वे दोनों अपनी पूर्व निर्धारित योजना अनुसार साथ साथ बड़ी तेज़ी से कमरे की तरफ भागे। उन्हें इस तरह आता देख दोनों सिपाही चौंक पड़े। अभी वे ठीक से समझ भी ना पाए थे कि गुरु घंटाल कमरे के पास पहुंच गया और अपने हाथ में दबा बम बड़ी ज़ोर से कमरे के दरवाजे पर फेंक कर मारा। उसके पीछे ही पीछे दादा गुरु का बम भी दरवाजे पर जा गिरा, मगर आश्चर्य, ना कोई धमाका ना कोई शोला। दोनों बम किसी आम गेंद की तरफ फर्श पर लुढ़कते चले गए। गुरु घंटाल ने बड़ी बुरी तरह से चौंक कर दादा गुरु की तरफ देखा। उसी वक्त दादा गुरु बहुत ज़ोर से हंस पड़ा। बारादरी के दोनों तरफ बने कमरों के दरवाजे खुले और एक सायत में बारादरी सिपाहियों से भर गई। राजा सुरेंद्र सिंह के कमरे का भी दरवाज़ा खुला और वे बाहर आए। गुरु घंटाल बौखलाया हुआ इधर उधर देख रहा था, जबकि दादा गुरु ज़ोर ज़ोर से कह कहे लगाकर हंस रहा था। गुरु घंटाल के लिए इस वक्त भागने का कोई रास्ता नहीं था। शाबाश शेर सिंह, वाकई तुमने कमाल कर दिया। सुरेंद्र सिंह अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर दादा गुरु से बोले, इसे पकड़कर एक बार वाकई तुमने फिर एक ऐसा काम कर दिया कि आने वाला अय्यार तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। शुक्रिया महाराज, दादा गुरु बोला। फिर गुरु घंटाल की तरफ मुंह करके बोला, क्यों घंटाल साहब चकरा गए? बोलो, तुम्हें गिरफ्तार करने का इससे अच्छा कौन सा तरीका हो सकता था? गुरु घंटाल के मुंह से एक लफ्ज़ ना निकला। इस वक्त उसकी हालत देखने लायक थी। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सारे महल और भरतपुर में यह खबर उड़ गई कि गुरु घंटाल को शेर सिंह अय्यार ने गिरफ्तार कर लिया। ये जानकर बहुत से लोग दंग रह गए कि उनके शेर सिंह अय्यार ही दादा गुरु थे। ये स्वांग तो उन्होंने गुरु घंटाल को फंसाने के लिए किया था। रियाया में खुशी की लहर दौड़ गई। खैर, इन सब बातों को छोड़कर हम ज़रा उस कमरे में चलते हैं जहाँ गुरु घंटाल, दादा और सुरेंद्र सिंह के अलावा कोई चौथा आदमी नहीं है। गुरु घंटाल को फर्श पर हाथ पैर बांध कर डाल रखा है। शेर सिंह अपने चेहरे से दादा गुरु का रोगन उतार चुका है। इस वक्त गुरु घंटाल से कह रहा है, ये तो मैं जानता हूँ घंटाल साहब, जिस नाम से तुमने खुद को प्रसिद्ध किया वह तुम्हारा असली नाम नहीं है, मगर ये पता नहीं लगा कि तुम्हारा असली नाम क्या है। खैर, कोई जल्दी नहीं है, सब पता लग जाएगा। लेकिन हाँ, तुम्हें ये जल्दी ज़रूर होगी कि ये जानने की कि ये सब हो कैसे गया। वही बात हम तुम्हें बताते हैं। मान गए शेर सिंह कि तुम एक अच्छे अय्यार हो, गुरु घंटाल ने कहा। अभी नहीं, आगे मानोगे कि शेर सिंह अपने मालिक की तरफ गलत नज़र उठाने वाले का क्या अंजाम करता है, शेर सिंह ने कहा। खैर, ये सब बातें बात की हैं, पहले तुम अपने 2-4 तरद्दुद दूर कर लो। परसों मैं यहाँ से ये कसम लेकर निकला था कि किसी भी हालत में तुम्हें गिरफ्तार करूँगा। एक रात मैं तुम्हें जंगल में तलाश करता रहा, लेकिन तुम नहीं मिले। अगले दिन सुबह मैंने सोचा कि इस तरह से तुम मिलोगे नहीं। मैंने फैसला किया कि लोहे को लोहे ही काटता है, सो मैंने तुम्हें फांसने की एक चाल खेली। अय्यार मुन्ना लाल के ज़रिए सुरेंद्र सिंह के पास वह खबर भेजी कि आज दिन में वे सारी मैगज़ीन उस कोठरी से निकाल कर कहीं और रख दें। मेरा इरादा क्या करने का है, वह सारी खबर मैंने राजा साहब के पास भिजवा दी। मैंने ये भी खबर भिजवाई थी कि उस कोठरी में चारों ओर बारूद के 4 या 5 कनस्तर रखवा दें, बाकी कोठरी पटाखों से भर दें। इस काम के लिए मैंने सुरेंद्र सिंह के पास खास हिदायत भिजवाई थी कि यह काम बिल्कुल गुप्त ढंग से यकीनी आदमियों की मदद से करवाया जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि महल के अंदर 2 ऐसे ज़बरदस्त गद्दार हैं और हर शायद की खबर वो देते रहते हैं। कोठरी से मैगज़ीन दिन में ही हट चुकी है। ये खबर उन्हें नहीं लग पाई और इसी वजह से तुमने धोखा खाया। रात को बड़े आराम से आकर उसी मोमबत्ती से कोठरी उड़ा दी और यहाँ हमने तुम्हारे और मुन्ना लाल के कहे मुताबिक नाटक शुरू कर दिया। धमाका शुरू होते ही हमने सबसे ज़्यादा मुन्ना लाल को ही डांटा। तुमने दादा गुरु के नाम से जो ख़त में लिख कर भिजवाया था वो अपनी जेब में डाल लिया। जब हम बारूद से ध्वस्त हुई कोठरी की हालत देखकर लौटे तो हमारे एक ख़ास आदमी ने हमारे हुक्म के मुताबिक हमारे कमरे के दरवाजे पर कागज़ चिपका दिया। हमने भी पूरा नाटक किया और मुन्ना लाल को सबके सामने हुक्म दिया कि वह सूरजीत के पास जाए। ये तो केवल मुन्ना लाल ही जानता था कि इस तरह डांटने का नाटक करके मैं उसे शेर सिंह के पास यहाँ के नाटक की कामयाबी की खबर देने भेज रहा हूँ।
सब यही समझे कि मुन्ना लाल राम मंडी गए, लेकिन हकीकत ये कि पूर्व निर्धारित योजना के मुताबिक मुन्ना लाल को शेर सिंह के पास जाकर यहाँ की कामयाबी की खबर देनी थी। लेकिन मुन्ना लाल की वो लाश, गुरु घंटाल ने कहा। फिक्र मत करो, कहते वह मुस्कुरा पड़ा शेर सिंह। वे जिंदा हैं और थोड़ी देर बाद आते ही होंगे। वो लाश कब्र में से निकाली हुई एक ताज़ा लाश थी, जिसे मुन्ना लाल बनाकर डाल दिया गया था। दादा गुरु के नाम से मैंने जितनी भी लाशें दरवाजे पर टांगी वे सब नकली लाशें थीं। सब हमारे यकीनी और जिंदे सैनिक थे। लेकिन हाँ शेर सिंह, सुरेंद्र सिंह बोले, उनकी कमर पर चिपके खत की आखिरी लाइन हमारी भी समझ में नहीं आई। उसके बारे में तुमने हमें भी नहीं बताया था कि वह तुमने क्या लिखा था। उसका मतलब ये था महाराज, शेर सिंह ने बताया, कि जिसे मिलना हो सारंग टीले पर मिले। वो लाइन हमने अय्यारी की भाषा में लिखी थी। ये तो हम समझ ही चुके थे कि गुरु घंटाल जो कोई भी है अय्यारी अच्छी तरह जानता है, तो हमने सोचा कि वह इस भाषा को ज़रूर जानता होगा और हमसे मिलेगा, और वही हुआ भी। मगर भाषा का ये मतलब निकलेगा कैसे, सुरेंद्र सिंह ने पूछा। अगर उसे कोई गौर से पढ़े तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है महाराज, शेर सिंह बोला। आपने गौर किया होगा कि उस वाक्य में फ़ा लफ्ज़ का ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग था। सो कोई भी यार समझ जाएगा कि इसमें फ़ा लफ्ज़ फालतू है। तो वाक्य में जितने भी फ़ा हैं उन्हें काट दो, बना बनाया वाक्य सामने आ जाएगा। लेकिन अगर इस भाषा में कोई ऐसा वाक्य बनाना हो जिसमें वाकई फ़ा लफ्ज़ भी आता हो, सुरेंद्र सिंह ने पूछा, तो पढ़ने वाले तो सारे फ़ा काट कर पड़ेगा। फिर भला वह असली मतलब यहाँ तक किस तरह पहुँचेगा। ये सब अय्यारी की बातें हैं महाराज, आप बेकार क्यों इन बातों में दिमाग खपाते हैं, शेर सिंह ने कहा। लेकिन जब यह बात चली गई है तो ये बात तो पूरी बता ही दूँ। ऐसा है कि जिस फ़ा का वाक्य में काम होता है उस फ़ा के पास संदेश लिखने वाला अय्यार हल्का सा निशान बना देता है। पढ़ने वाला समझ जाता है कि इस लफ्ज़ को काटना नहीं है बल्कि वाक्य के साथ ही पढ़ना है। अभी शेर सिंह इतना ही बता पाया था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। खोला, पाया तो अय्यार मुन्नालाल अंदर आ गया। वह भी पास ही बैठ गया और शेर सिंह ने अपनी बात जारी रखी। तो इस तरह से हमारे खत में लिखी भाषा को गुरु घंटाल समझ गया और हमसे मिलने सारंग टीले पर पहुंच गया। हमें अपनी कामयाबी का उसी वक्त यकीन हो गया था। फिर भी हमने इसलिए कि कहीं गुरु घंटाल को शक ना हो जाए कि हम ही शेर सिंह हैं, मुन्ना लाल के चेहरे पर पहले अपना और उसके ऊपर किसी साधारण आदमी का रंग चढ़ाया। नीचे का यानी जिन रंगों से हमने मुन्ना लाल के चेहरे पर अपना मेकअप किया था वे कच्चे रंगों का था, जो किसी भी अय्यार की साधारण दवा से छूट सकता था। इस तरह से हमने मुन्ना लाल से अपना रास्ता रोकने के लिए कहा था। योजना के मुताबिक हम वहाँ लड़े और मुन्ना लाल से पिटे भी खूब। पिटे? सुरेंद्र सिंह हल्के से चौंक कर बोले। लेकिन पिटे क्यों? ताकि गुरु घंटाल को यकीन हो जाए कि दादा गुरु जिससे भिड़े हैं वे हकीकत में शेर सिंह ही हैं। अगर हम शेर सिंह बने मुन्ना लाल को पछाड़ने की कोशिश करते तो गुरु घंटाल को मुन्ना लाल को शेर सिंह न होने का शक हो जाता। क्यों घंटाल साहब, हमने गलत तो नहीं कहा है? बोलो, तुम्हें फंसाकर यहाँ तक लाने की साजिश कैसी रही? जवाब में बड़े अजीब तरीके से मुस्कुराया गुरु घंटाल और बोला, बेशक तुम्हारी चाल शानदार थी, लेकिन जब गुरु घंटाल की चाल खुलेगी तो तुम भी अगर बौखला कर अपने बाल ना नोच लो तो हमें भी गुरु घंटाल कौन कहेगा। यानी कि अभी आप और कोई चाल चलने की हालत में भी हैं? शेर सिंह बोला। बिल्कुल, वो मुस्कुराया। कई शायद के लिए शेर सिंह किसी गहरी सोच में डूब गया। फिर बोला, अच्छा तो अब तुम हकीकत में बताओ कि तुम कौन हो। तुम ये बात दावे से कह सकते हो कि मेरा नाम गुरु घंटाल नहीं है। मुझे मालूम है कि तुमने अपना यह नाम इसलिए रखा है ताकि असली गुरु घंटाल भी सामने आ जाए, शेर सिंह ने कहा। मुझे मालूम है कि गुरु घंटाल ने तुम्हारे कुछ ऐसे दोस्तों को परेशान कर रखा है जिन्होंने मेरी पत्नी फूलवती की हत्या की है, क्योंकि गुरु घंटाल एक बार उन्हें धमका कर निकल गया और फिर कभी उनसे नहीं मिला। सो तुम्हारे दोस्तों को उसका खतरा बराबर बना रहता है। तुमने उसे सामने लाने के लिए ही नाम गुरु घंटाल रखा। यह आम बात है कि जब कोई दूसरा आदमी मेरे नाम से गुनाह करने लगे तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं उसका पता लगाऊँ कि वह कौन है। बस यही सोचकर गुरु घंटाल को सामने लाने के लिए ये स्वांग रचा। लेकिन तुम नाकाम हो गए, क्योंकि गुरु घंटाल तुमसे ज़्यादा चालाक निकला और वो सामने ही नहीं आया। ओह, तो तुम्हारा दिमाग यहाँ तक भी पहुँच गया, गुरु घंटाल ने कहा। इसके बाद शेर सिंह ने काफ़ी कोशिश की कि गुरु घंटाल अपना नाम बताए तो वह बोला, मेरे चेहरे पर दवा डालकर ये मेकअप उतार सकते हो शेर सिंह, लेकिन इतना सुन लो कि इस चेहरे को देखते ही तुम चौंक पड़ोगे। उससे भी ज़्यादा ताज्जुब तुम्हें उस वक्त मालूम होगा जब हकीकत खुलेगी कि कौन अपनी चाल में कामयाब और कौन नाकामयाब हुआ है। अभी केवल वही मालूम है जो तुमने किया है, यह पता नहीं कि हमने क्या किया है। जब तुम्हें पता चलेगा कि अपने को गिरफ्तार करा के हमने तुम्हें कितना बड़ा बेवकूफ़ बनाया है। यही सोच रहे हो ना कि हम तुम्हें नलकू और सुखदेव के पास कहीं कैद करके रखेंगे और तुम आराम से उन्हें लेकर वहाँ से निकल जाओगे। लेकिन इस भुलावे में बिल्कुल मत रहना, ऐसा हम हरगिज़ नहीं होने देंगे। जवाब में गुरु घंटाल कुछ नहीं बोला, चुप ही रहा। दवा डालकर उसका मेकअप उतारा तो कई क्षण तक तो शेर सिंह उसका चेहरा गौर से देखता रहा। अभी वह कुछ बोलना चाहता था कि वह बोला, कहो शेर सिंह, पहचाना मैं? तो
तुम देव सिंह हो? शेर सिंह के मुंह से गहरे ताज्जुब के साथ निकला। बेशक, और तुमने पहचाना भी खूब। देव सिंह बोला। काफ़ी पुरानी दोस्ती हो गई है। देव सिंह को क्योंकि सुरेंद्र सिंह नहीं पहचानते थे और जब शेर सिंह को उन्होंने उससे इस तरह बातें करते देखा तो उन्होंने शेर सिंह से देव सिंह के बारे में पूछा। शेर सिंह ने बता दिया कि देव सिंह ने भी उसके साथ भूतेश्वर नाथ से अय्यारी सीखी इत्यादि। अभी शेर सिंह पूरी बातें बता भी नहीं पाए थे कि एक सिपाही ने आकर खबर दी कि रामगढ़ी से राजा सूर्यजीत का अय्यार बंकम दास आया है और वह महाराज की खिदमत में हाजिर होकर कोई पैगाम देना चाहता है। सुरेंद्र सिंह ने उसे हाजिर करने का हुक्म दिया। कुछ ही देर बाद कमरे में एक नौजवान दाखिल हुआ। उसे शेर सिंह, सुरेंद्र सिंह और मुन्नालाल अच्छी तरह पहचानते थे। उसके पास आते ही शेर सिंह उसकी अगवानी के लिए उठा और बोला, आओ भाई बंकम दास, बड़े ही अच्छे वक्त पर आए। देखो, हमने एक दबंग अय्यार को पकड़ रखा है। बंकम दास ने सुरेंद्र सिंह को सलाम किया और देव सिंह पर नज़र पड़ते ही उसके मुंह से निकल पड़ा, हैं? देव सिंह यहाँ? क्यों, तुम इसे कैसे जानते हो? शेर सिंह ने पूछा। ये यहाँ क्यों नहीं हो सकते? ये तो रानी देवकी का लड़का है, बंकम दास ने कहा। क्या बकते हो? शेर सिंह चौंका। रानी देवकी का कोई लड़का कब था? इसे रानी देवकी अपना खोया हुआ लड़का कहती है, बंकम दास ने कहा, जबकि ये उसका लड़का है नहीं। इसे एक बड़े गहरे जाल में उलझाकर देवकी के अय्यार बजरंग लाल ने इसके दिमाग में ये बात बैठा दी है कि ये देवकी का ही लड़का है। ये तुम क्या कह रहे हो और क्या कहना चाहते हो? शेर सिंह चौंक कर बोला। ज़रा सारा हाल मुख्तसर में कहो। बंकम दास ने देव सिंह के साथ आश्रम में होने वाली घटना, देव सिंह के घर पर उसके माँ बाप के बारे में होने वाली घटना इत्यादि सब मुख्तसर में बता दी। उसने ये भी बताया कि ये सारी चाल बजरंग लाल की थी। उसे इस तरह बेवकूफ़ बनाया गया कि वह खुद को देवकी का लड़का समझने लगे। जिन घटनाओं का ऊपर इशारा दिया गया है उसे हमारे पाठक मुख्तसर में तीसरे भाग के 5वें, 6ठे, 11वें और 12वें बयान के अलावा 7वें भाग में भी पढ़ा है। लेकिन तुम्हें यह सब बातें कैसे पता लगी? शेर सिंह ने पूछा। अभी बंकम दास उसकी बात को कोई जवाब देना ही चाहता था कि एक बौखलाई हुई सी लौंडी कमरे में दाखिल हुई। वह इतनी ज़्यादा बौखलाई हुई थी कि सुरेंद्र सिंह को सलाम तक करना भूल गई। उसकी यह हालत देखकर शेर सिंह ने पूछा, क्या बात है, तुम बदआवाज़ सी क्यों? बहुत बुरा हो गया, कहते हुए उसने शेर सिंह के कान में बहुत धीरे से कुछ कहा। न जाने उसने शेर सिंह के कान में क्या कहा कि शेर सिंह बोला, क्या? और बिना एक भी पल गंवाए वह कमरे से बाहर निकलता चला गया। चौथा बयान। यह नया बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इस कथानक की मुख्य नायिका का हाल बयान किया जा रहा है। आपको तो याद होगा कि किंतु हमें भी इस बात का बड़ा तरद्दुद है कि कथानक की मुख्य नायिका का हाल इतना कथानक निकल जाने के बाद लिखा जा रहा है, मगर क्या करें। इस कथानक के अजीब पात्रों और तरद्दुदों में हम भी कुछ इस तरह से फंसे रहे कि बार बार ये सोचने के बावजूद भी कि अब नायिका का बयान लिखना चाहिए, इतनी देर हो गई। खैर, शाम का वक्त है। हम इस वक्त कांता को एक खुशनुमा बाग में देख रहे हैं। इस बाग का नाम ही सुरेंद्र सिंह ने कांता बाग रखा है। इस बाग में टहलने की इजाज़त केवल कांता और उसकी किन्हीं खास सखियों को ही है। कड़ा पहरा होने के सबब से कोई ऐरा गहरा इस बाग में दाखिल नहीं हो सकता। हालांकि कथानक में पीछे कई बार कांता का नाम आ चुका है और बिल्कुल ही साफ कहें तो यह सारा बखेड़ा ही कांता की वजह से है। इतनी प्रमुख पात्र होने के बाद भी कांता का यह पहला दृश्य लिख रहे हैं। अब हम इसकी खूबसूरती का तो क्या ही हाल लिखें। इसका गोरा रंग, चौड़ा मस्तक, हल्की सी नुकीली सतवा नाक, मृगनयनी कांता का बाल चौड़ा है, नाक में एक चौड़ी गोल नथ जैसे उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रही है, घने काले और लंबे केस। संक्षेप में ये कि कांता सौंदर्य के मामले में स्वर्ग से उतरी अप्सराओं को भी शर्माने पर विवश कर देने वाली है। बदन ऐसा नाजुक और कोमल है कि दबा दे तो खून छलक पड़े। कदाचित इसी सौंदर्य के सबब से इस युग का हर मर्द कांता को अपनी पत्नी बनाना चाहता है। इस बाग में तरह तरह के एक से एक सुंदर फूल, प्यारे से लगने वाले दरख्त, नर्म हरी घास और एक तरफ से बहने वाली नज़र ने तो जैसे इस बाग को स्वर्गीय बना दिया है। अपना गोरा हाथ मोड़कर उसकी कौनी नरम घास पर और हथेली अपने कपोल पर रखे नहर में बहते जल को देखकर न जाने क्या सोच रही है। उसके बराबर में लक्ष्मी बैठी है। वह बहुत देर से उसका दिल बहलाने की कोशिश कर रही थी। जब कांता हंसी नहीं तो वह भी उसके बराबर में भी चुपचाप बैठ गई। अचानक लक्ष्मी धीरे से बोली, ये क्या हो गया आपको, इस तरह चुप के बैठी हो? हालांकि कांता उम्र के लिहाज से लक्ष्मी से काफ़ी बड़ी है, लेकिन फिर देखने में उससे छोटी ही लगती है। बोली, कुछ सोच रही हूँ। उसके बोलते ही जैसे पुष्प झड़े। क्या? लक्ष्मी ने पूछा। यही कि मेरी वजह से पिताजी को कितना दुख उठाना पड़ रहा है, कांता ने कहा। वो दुष्ट शंकर दत्त बार बार अपने बाप को उकसाता है और वो सेना लेकर चढ़ जाता है। ये सारा बखेड़ा ही मेरी वजह से हो रहा है।
अब तुम्हें किसी ऐसे सहारे की ज़रूरत है कुमारी, जिसकी बाहों में इतनी ताकत हो कि वह सारे ज़माने की बुरी नज़रों से तुम्हें बचा सके, और ऐसा मर्द अभी तक तो सामने आया नहीं। धत, कहकर शर्मा गई कांता। लक्ष्मी उससे इसी तरह की उल्टी सीधी बातें करती रही और बेचारी कांता शर्माती रही। वे अपनी ही बातों में मशगूल थी कि एक लौंडी ने उनके करीब आकर कहा, कुमारी, एक इत्र का व्यापारी बाहर खड़ा है, वो आपसे मिलना चाहता है। कहता है कि मेरे पास कुछ ऐसे इत्र हैं जो सिर्फ कुमारी के बदन पर ही खिलेंगे। कांता ने कहा, कह दो कि हमें इत्र नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते रख कुमारी, लक्ष्मी बोली। न जाने कैसी कैसी हसरतें लेकर आया होगा। आप उसे इस तरह लौटा देंगे तो बेचारे का दिल टूट जाएगा। आइए चलकर देख लेते हैं। नहीं लक्ष्मी, मन नहीं मानता। तभी तो कहती हूँ कुमारी। वरना ससुरे इत्र की किसे फिक्र है, लक्ष्मी ने कहा। पता नहीं आपका दिल आज कैसा हो रहा है, इत्र देखोगी तो थोड़ा दिल बहल ही जाएगा। जब लक्ष्मी ने काफ़ी जिद की तो कांता ने कह दिया कि व्यापारी को यहीं भेज दो। लौंडी चली गई। थोड़ी देर बाद जब लौट कर आई तो उसके साथ एक कुबड़ा बूढ़ा था। कदाचित उसकी टांग में भी कोई खराबी थी, क्योंकि वह लंगड़ाकर चल रहा था। पीठ पर एक बड़ी सी गठरी लटकाए वह बात की बात में उनके करीब आ गया। ज़हे किस्मत जो कुमारी ने इस नाचीज़ को इतनी इज्जत बख्शी की यहीं तलब कर लिया। इस तरह कि न जाने कितनी व्यापारिक बातें करते उसने गठरी खोल दी और इत्र दिखाने लगा। हर नई शीशी के साथ वह इत्र की तारीफ में कोई ना कोई नया जुमला कसता रहता था। उसको वहाँ पहुँचाने वाली लौंडी बाग से बाहर जा चुकी थी। सावधानी के तौर पर पहले लक्ष्मी खुद इत्र सूंघती और फिर कांता को सूंघाती। जो इत्र कांता को पसंद आता रहा उसकी शीशियाँ लक्ष्मी अलग रखती गई। बहुत सावधानी बरतने के बाद भी आखिर लक्ष्मी धोखा खाई गई। न जाने किस इत्र में बेहोशी की दवा थी कि लक्ष्मी खुद को बेहोश होने से नहीं रोक सकी, और कांता को भी। उन दोनों के बेहोश होते ही कुबड़ा बूढ़ा बड़ी फुर्ती से खड़ा हुआ और सावधानी के तौर पर इधर उधर देखा। आसपास किसी को ना पाकर उसने जल्दी जल्दी अपना काम किया। अपने इत्र की सारी शीशियाँ उसने नहर में डाल दी। कांता को गठरी में बांधकर उसने ठीक ऐसी शक्ल दे दी जैसे वह लाया था। गठरी को उसी तरह कंधे पर डालकर वह लंगड़ाता हुआ वापस चल दिया। जब वह बाग के दरवाजे पर पहुंचा तो पहरे के सिपाहियों के साथ साथ उसने उस लौंडी को भी खड़े पाया। उसे देखते ही वह चमक कर उसके पास आकर बोला, मेरा इनाम। कुबड़े बूढ़े ने एक अशरफी लौंडी के हाथ पर रखी और चलता बना। बिना किसी तरह की परेशानी उठाए वह न केवल महल से निकल गया बल्कि भरतपुर से बाहर निकल आया। जंगल में पहुंचते ही न केवल उसकी लंगड़ाहट खत्म हो गई बल्कि बड़ी तेज़ी से चलने लगा। वह कहीं भी बिना आराम करे बराबर चलता रहा और रात के कोई दूसरे पैर वह राजगढ़ में पहुंच गया। महल के खास दरवाजे पर आकर उसने पहरेदार से कहा, राजा साहब से कहो कि देव सिंह आया है। पहरेदार अंदर गया और कुछ ही देर बाद आकर उसने खबर दी कि महाराज अपने खास कमरे में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। गठरी संभाले जब वह वहाँ पहुँचा तो चंद्रदत्त ने खुद उसकी अगवानी की। कमरे में इस वक्त उनका दारोगा जोरावर सिंह भी था। उसे आराम से बैठाकर चंद्रदत्त ने पूछा, यह गठरी में किसे लाए हो? कांता को, देव सिंह ने जवाब दिया। सुनकर चंद्रदत्त और जोरावर सिंह को एक बार को तो यकीन ही नहीं आया, मगर उस वक्त उन्हें मान नहीं पड़ा जब देव सिंह ने गठरी खोल कर दिखाई। बेहोश कांता को देखकर चंद्रदत्त खुशी से जैसे पागल हो गए। वे बेतहाशा देव सिंह को चूमने लगे। देव सिंह हंस हंस कर कहता रहा कि ये बूढ़े का मेकअप तो उतारने दो, मगर चंद्रदत्त को भला होश ही कहाँ था। जब कुछ होश में आए तो बोले, हमें कांता को अपनी आंखों से देखकर भी यकीन नहीं आता देव सिंह कि तुम कांता को ले आए हो। हमने अपनी फौजी ताकत से लेकर अय्यारी तक की सारी कोशिशें कर ली थी, मगर किसी भी ढंग से कामयाब नहीं हो सके थे। मगर तुमने 3-4 दिन में यह ज़बरदस्त काम करके दिखा दिया। शेर सिंह भी देखते ही रह गया होगा। उसे अब मालूम होगा कि दुनिया में उससे बड़े बड़े अय्यार भी हैं। उसे अपनी अय्यारी पर बड़ा गुमान था, जिसकी वजह से वह सारा बखेड़ा था। तुम उसी को ले आए। वाकई हम मान गए कि आप शेर सिंह से भी ज़बरदस्त अय्यार हैं, जोरावर सिंह ने भी कहा। काफ़ी वक्त उन्होंने इसी तरह देव सिंह की तारीफ़ और कांता के आने की खुशी में ज़ाया कर दिया। बहुत देर बाद उन्होंने काम का सवाल किया, अग्निदत्त कहाँ रह गया? भरतपुरी में, देव सिंह ने कहा। उसे शेर सिंह ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या मतलब? वे दोनों एकदम चौंक कर बोले। किस तरह, क्यों? हाँ, वह सारा हाल तो बयान करो जो तुमने यहाँ से जाने के बाद से कांता को यहाँ लाने तक किया। ज़रूरी वह किस्सा तुम्हारी और शेर सिंह की टक्कर की वजह से दिलचस्प होगा। हाँ, दिलचस्प तो खूब है, देव सिंह ने कहना शुरू किया। आपने मुझसे काफ़ी कहा था कि मैं यहाँ से अपने इस काम में मदद के लिए 2-1 अय्यारों को और ले जाऊँ, मगर मैं सिर्फ अग्निदत्त को ही अपने साथ ले गया। भरतपुर के जंगल में जाकर मैं सबसे पहले हीरामल, हरीराम और गहराचंद से मिला। आपको याद दिलाने के लिए हम यहाँ लिख देते हैं कि ये तीनों अय्यार चंद्रदत्त के हैं। इन्हें और एक चौथे अय्यार चमनलाल को चंद्रदत्त ने कांता का अपहरण तथा नलकू और सुखदेव को कैसे निकालने का काम सुपुर्द करके भेजा था। यह हाल आप तीसरे भाग के 9वें बयान में बखूबी पढ़ आए।
तीसरे भाग के 10वें बयान में नकाब पोशों यानी बलराम और जसवंत सिंह ने भरतपुर का हाल बताने के लिए चमनलाल को राजगढ़ भेज दिया था। बाकी 3 अय्यार वहीं रह गए थे। वे तीनों भरतपुर के बाहर जंगल में ही बालादवी करते हमें मिल गए। आपके कहे मुताबिक हमने इन्हें सारी हकीकत बता दी। ये हमें एक ऐसे कुएं में लेगा जिसमें मुंह करके ये कहने पर कि कुएं देवता हमें पानी पिलाओ, एक बड़ा सा चमत्कार कटोरा बाहर आता है। पाठक, इस कुएं का हाल भी आप उन्हीं बयानों में पढ़ा है। अगर किसी पाठक को अब भी याद ना आया हो तो उन बयानों को एक बार सरसरी तौर पर देखने के अलावा कोई चारा नहीं है। वे हम दोनों को कुएं में ले गए। वहाँ हमें चंद्रसेन नामक एक और आदमी मिला जो हमारे दोनों मददगारों का अय्यार है। कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद हमारे बीच काम की बातें होने लगीं। पहले तो हीरामल ने हमसे पूछा कि चमनलाल राजगढ़ पहुंचा या नहीं। हमने उसे बता दिया कि चमनलाल पहुंच चुका है और यहाँ से जो खबर तुमने भिजवाई थी वो भी पहुंच चुकी है। इस पर चमनलाल ने कहा, लेकिन चमनलाल के यहाँ से रवाना होते ही यहाँ एक बहुत बड़ी घटना घट गई है। हमारे ये पूछने पर कि वह घटना क्या है, हीरामल ने बताया, कल रात जिस वक्त हमने चमनलाल को यहाँ से राजगढ़ के लिए रवाना किया उसके कुछ ही देर बाद हमारे दोनों मददगार भी चले गए। हम चारों यहीं आराम करने लगे। सारी रात जागने के सबब से हम सबकी आँख लग गई थी। पता नहीं हमें सोए अभी कितनी देर हुई थी कि इस कोठरी में यानी कुएं के नीचे जिस कोठरी में ये लोग बात किया करते थे आवाज़ गूंजी, कुएं देवता, हम प्यासे हैं, पानी पिलाओ। जब कोई कुएं की जगत पर बैठकर कुएं के अंदर नीचे की तरफ मुंह करके कुछ कहता है तो वह आवाज़ इस कोठरी में बहुत ही ज़ोर से गूंजती है। इतनी ज़ोर से कि गहरी से गहरी नींद में सोया हुआ आदमी भी जाग जाए। इस आवाज़ को सुनते ही हम सब खड़े हो गए और समझ गए कि हमारा कोई साथी कुएं में हमारे पास आना चाहता है। हमने इस खूंटी को यानी कोठरी की दीवार में लगी एक खूंटी की तरफ इशारा करके अंदर की तरफ दबा दिया। इसी खूंटी के दबाने से वह चमकदार कटोरा कुएं के ऊपर जाता है, जिसके दबाने से हम लोग भी अभी अभी यहाँ आए। हमारी आवाज़ सुनकर चंद्रसेन ने यह खूंटी दबाई होगी। इतना कहकर ही रामलाल ने चंद्रसेन से कहा, क्यों चंद्रसेन? चंद्रसेन अभी हाँ के इशारे में गर्दन हिला ही रहा था कि मैंने यानी देव सिंह ने पूछा, तो इसका मतलब है कि हर वक्त इस जगह एक आदमी का रहना ज़रूरी है जो बाहर से आवाज़ सुनकर खूंटी दबाए। हीरामल ने मेरी बात का जवाब हाँ में देकर कहा, तो मैं ये बता रहा था कि हमने खूंटी दबाकर रास्ता बताया। हमने देखा कि हमारे वे ही मददगार नकाबपोश वापस आ गए थे। उन्हें इस तरह आता देख हमारा चौंकना ज़रूरी हो गया। उस वक्त वे दोनों काफ़ी बदहवासी की हालत में थे। हमारे पूछने पर उन्होंने बताया कि जंगल में अभी अभी उनका सामना एक नकाबपोश से हुआ है। वह हमारा सारा हाल जानता है कि हमने ही फूलवती की हत्या की है। जिस भेद को दबाने के लिए हमने यानी बलराम और जसवंत ने फूलवती की हत्या की, अब वही भेद उस नकाबपोश के हाथ लग गया है। उसका नाम गुरु घंटाल है। पाठक ये सारा हाल तीसरे भाग के 9वें बयान में पढ़ा है। 7वें भाग में पाठकों ने यह भी पढ़ लिया है कि इन्हें यानी बलराम और जसवंत को गुरु घंटाल के नाम से डराने वाली शेर सिंह की लड़की लक्ष्मी थी। लेकिन अभी तक इनमें से कोई ये भेद नहीं जानता। पाठकों को समझ लेना चाहिए कि बलराम और जसवंत सिंह ने अपने साथ होने वाली घटना का जिक्र उसी समय आकर हरिराम, हीरामल और गहरा चंद और चंद्रसेन को बता दी थी। वही हाल हरिराम ने अग्निदत्त और देव सिंह को बताया, जो इसे देव सिंह, चंद्रदत्त और जोरावर सिंह के सामने बयान कर रहा है। सारा हाल मुख्तसर में चंद्रदत्त को बताने के बाद देव सिंह बोला, जब हीरामल ने मुझे ये सारा हाल बता दिया तो मैंने उससे पूछा, क्या उन दोनों नकाबपोशों ने तुम्हें भी ये बताया कि वे कौन है? मेरे इस सवाल का जवाब हरिराम ने दिया। बोला, हाँ, उन्होंने कहा कि जब हमारा भेद गुरु घंटाल ही जान गया, जिसे कि हम अभी खुद भी नहीं जानते, तो आपको बताने में क्या है, आप तो फिर भी दोस्त ही हैं। ये कहते हुए उन दोनों ने हमारे सामने नकाब उतार दी। वे दोनों कुमार बलराम सिंह और दारोगा जसवंत सिंह हैं। क्या? चंद्रदत्त चौंक कर बोले, हमारे मददगार वे दोनों हैं? जी हाँ, देव सिंह ने जवाब दिया, हमारे मददगार वे ही दोनों हैं। इसके बाद मैंने उन चारों यानी हीरामल, हरिराम, गहराचंद और चंद्रसेन से इस बारे में और बहुत सी बातें की। उन सब बातों के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कोई गुरु घंटाल नाम का आदमी हमारे मददगारों का भेद जान चुका है। अब कांता के अपहरण और नलकू सुखदेव को सुरेंद्र सिंह की कैद से निकालने के अलावा एक तीसरा काम ये भी हो गया है कि गुरु घंटाल का पता लगाऊं और उसे अपनी गिरफ्त में लूं। मैंने एक ही तरकीब में ये तीनों काम करने की सोची। मैंने उसी रात भरतपुर के बहुत से सिपाहियों को मारकर पेड़ों पर लटका दिया और पेड़ों की जड़ में इस तरह के कागज़ चिपका दिए। कहते हुए देव सिंह ने एक कागज़ चंद्रदत्त की तरफ बढ़ा दिया। यह उसी कागज़ की एक प्रति थी जो गुरु घंटाल के पहले दिन के काम के बाद सुरेंद्र सिंह को मिल गया था। उसे यहाँ लिखना बेकार है क्योंकि हमारे पाठक पीछे पड़ आए हैं। कुल कागज़ पढ़ने के बाद चंद्रदत्त ने देव सिंह से कहा, लेकिन इसके नीचे तो गुरु घंटाल का नाम लिखा है। ये मैंने ही जानकर लिखा था, देव सिंह ने उसे बताया। मगर इससे क्या फ़ायदा?
चंद्रदत्त ने कहा। काम तुम करो, वाह भाई गुरु घंटाल लूटे। अगर आपको ये पता लगे कि आपने किसी नए राज्य पर चढ़ाई कर दी है जबकि आपने की ही नहीं है, तो आपके दिल पर उस बात का क्या असर होगा? देव सिंह ने मुस्कुराते हुए पूछा। हमें बड़ा ही ताज्जुब होगा। आपके दिल में ये जिज्ञासा भी जगेगी कि ये पता लगे कि आपके नाम से ये काम किसने किया है, देव सिंह ने कहा। और ये जानने के लिए आप तुरंत सारी कोशिशें भी करेंगे। बिल्कुल, बस यही मैं चाहता था और यही मेरा मकसद था, देव सिंह ने बताया। मुझे पूरी उम्मीद थी कि बलराम और जसवंत सिंह का भेद जानने वाला गुरु घंटाल जब अपने नाम से ये हंगामा सुनेगा तो वह ज़रूर ही मेरा पता लगाने की कोशिश करेगा। बस मैं उसे अपने कब्ज़े में कर लूँगा। गुरु घंटाल के नाम से आतंक फैलाने के पीछे मेरा एक मकसद तो यही था जो पूरा नहीं हुआ। क्या मतलब? जोरावर सिंह बोला। क्या गुरु घंटाल सामने नहीं आया? नहीं, देव सिंह ने धीरे से मुस्कुराकर जवाब दिया। उसने सामने आने की कोई कोशिश नहीं की। इससे साफ जाहिर है कि वो मेरी चाल समझ गया। साथ ही ये साबित भी होता है कि गुरु घंटाल जो कोई भी है बहुत चालाक और सुलझा हुआ यार है। खैर छोड़ो, कभी तो उससे सामना हो गई, पता लगेगा कि वो कौन है। ऐसा समझदार और चालाक अय्यार तो भरतपुर में शेर सिंह ही है, चंद्रदत्त बोले। मुमकिन है कि वही गुरु घंटाल बनाओ, मुस्कुराया देव सिंह। बोला, वो शेर सिंह नहीं हो सकता। ज़रा सोचो, गुरु घंटाल को बलराम और जसवंत सिंह का एक भेद मालूम है। अगर वह शेर सिंह होता तो क्या फूलवती के हत्यारों को इतने आसानी से छोड़ देता? क्या वो उन्हें धमकाने की जगह वहीं मौत के घाट नहीं उतार देता? क्या बलराम और जसवंत सिंह अभी तक आराम से भरतपुर में घूम रहे होते? इससे साबित होता है कि अभी तक शेर सिंह को उनके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। तो फिर वह गुरु घंटाल कैसे हो सकता है? ये सारी बातें तो ठीक है, जोरावर सिंह बोला। खैर, आतंक फैलाने के पीछे आपका दूसरा मकसद क्या था? यही कि मैं सारी रियासत का ध्यान गुरु घंटाल की तरफ लगा सकूं। अपने इस दूसरे मकसद में मैं पूरी तरह कामयाब हो गया। शेर सिंह ये कसम खाकर भरतपुर से निकल पड़ा कि वह 5 दिन के अंदर अंदर गुरु घंटाल को पकड़ लेगा। उस वक्त तक मैं बलराम अथवा जसवंत जसवंत सिंह में से किसी से भी नहीं मिला था। सो वे भी यही समझे कि आतंक फैलाने वाला वही गुरु घंटाल है जो उसके भेद जानता है। मगर रात के वक्त मैं गुप्त ढंग से जाकर जसवंत सिंह से मिला। महल में पहुंचकर कमंद के जरिए मैं सीधा जसवंत सिंह के कमरे में ही चला गया था। उसे जगाने के बाद सबसे पहले मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया और एक कागज़ उसके हाथ में थमाकर सबसे पहले इशारे से उसे पढ़ने के लिए कहा। उस वक्त मेरे चेहरे पर नकाब थी और इसी सबब से वह मेरी एक एक हरकत पर बड़े ही ताज्जुब में था। खैर, मेरे इशारे पर उसने सबसे पहले वह कागज़ ही पढ़ा। उस कागज़ में तुमने जसवंत सिंह को क्या लिख कर दिया? चंद्रदत्त ने पूछा। उस कागज़ की नकल मेरे पास है, आप इसे पढ़ लें, कहते हुए देव सिंह ने एक कागज़ चंद्रदत्त की तरफ बढ़ा दिया। हमारे समझदार पाठक समझ गए होंगे कि ये वही कागज़ था जो जसवंत सिंह ने उस रात बलराम को पढ़ाया था, जिस रात वह हरनाम सिंह के भूत से परेशान था। अभी तक वह कागज़ हमारे पाठकों ने भी नहीं पढ़ा है, सो उसे यहाँ लिखना ज़रूरी है। चंद्रदत्त की इजाज़त से जोरावर सिंह ने वह कागज़ पढ़ा। सबसे पहले इस कागज़ को ध्यान से पूरी तरह पढ़ जाओ और जब तक पूरा ना पढ़ लो मुंह से एक भी लफ्ज़ मत निकालना। मैं वो गुरु घंटाल हूँ जिसके नाम से आज भरतपुर में हंगामा हो रहा है, मगर वो गुरु घंटाल नहीं हूँ जिसने उस रात तुम्हें जंगल में रोककर फूलवती का लिखा कागज़ दिखाकर डराया था। मैं यहाँ महाराज चंद्रदत्त का भेजा हुआ अय्यार देव सिंह हूँ। मैं यहाँ आपकी मदद से कांता का अपहरण और नलकू सुखदेव को छुड़ाने आया हूँ। हीरामल इत्यादि से पता लगा कि आपका भेद कोई गुरु घंटाल नाम का आदमी जान गया है जिसने आपको परेशान किया। उसी को पकड़ने के लिए मैंने वह आतंक भरतपुर में गुरु घंटाल के नाम से फैलाया है। आपको चुप रखकर यह कागज़ पहले पढ़ाने का सबब यह है कि आप मुझसे बात करते वक्त कोई गलती ना करें। मैं या तुम्हें ये सारी बातें बोलकर इसलिए नहीं बताना चाहता कि कहीं कोई किसी तरह सुन ना ले और मेरा सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाए। ये खत पढ़ने के बाद आप जब भी मुझसे बात करें तो मुझे देव सिंह नहीं गुरु घंटाल ही कहें। असली गुरु घंटाल यानी उसके बारे में जिसने आपको डराया था। आप अपनी बातचीत में गुरु घंटाल शब्द का प्रयोग न करके वह लफ्ज़ का प्रयोग करें। आप मुझसे इस ढंग से मैं बात करें कि जिससे ये साबित हो कि मैं ही गुरु घंटाल हूँ। आपको हिदायत के तौर पर बताए देता हूँ कि आप और बलराम भी आपस में बात करते वक्त मुझे गुरु घंटाल और गुरु घंटाल को वह कहें। एहतियात में मैं केवल इसलिए बरत रहा हूँ ताकि अगर किसी दुश्मन का कोई अय्यार हमारी बातें सुन भी रहा हो तो वो धोखे में रहे। इसलिए आप भी मुझसे और बलराम सिंह से बातें करते वक्त कोई ऐसी बात न कह दें जिससे किसी तरह का भेद खुलता हो। गुरु घंटाल के नाम से आतंक फैलाने के पीछे मेरा दूसरा मकसद ये है कि भरतपुर की सारी जनता गुरु घंटाल के चक्कर में लग जाए और मैं अपना असली मकसद यानी कांता का अपहरण कर सकूं। नलकू और सुखदेव को कैद से निकालने का काम खुद आपको बलराम सिंह को संभालना पड़ेगा। आप दोनों अपने काम के लिए तैयार रहें। तुम जानते हो शेर सिंह,
तुम जानते हो कि शेर सिंह आज दिन में कसम खाकर मुझे पकड़ने निकल चुका है, यानी अब वो भरतपुर में नहीं है। सो आपको अपना काम करने में आसानी रहेगी। बस आप इतने ही काम संभाल लें, बाकी सब मैं खुद संभाल लूँगा। मेरे यहाँ से जाने के बाद ये खत बलराम सिंह को भी पढ़ा देना। और हाँ, मुझ पर किसी तरह का शक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं महाराज चंद्रदत्त का ही अय्यार हूँ। इस बात की पुष्टि करने के लिए आप मेरी उंगली में महाराज की अंगूठी देख सकते हैं। इस खत में मैंने आपको क्या नाम सौंपा है वह भी अपनी बातचीत में मुंह से निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो उस बात को बिना कुछ बोले दोबारा पढ़ लें। आपका गुरु घंटाल। जोरावर सिंह के चुप होते ही देव सिंह बोला। इस खत को पढ़ने के बाद उसने सबसे पहले आपकी ये अंगूठी ही देखी। देव सिंह ने उस अंगूठी की तरफ इशारा करके कहा, जो जाते वक्त वह चंद्रदत्त से मांग कर पहन गया था और अब भी उसके हाथ में थी। आगे बोला, आपकी इस अंगूठी को पहने देखकर उसे यकीन हो गया कि मैं आपका ही अय्यार हूँ। जिस वक्त मैं आपसे यह अंगूठी ले जा रहा था उस वक्त आपने मुझसे पूछा था कि इस अंगूठी का मैं क्या करूँगा। सो उसका जवाब आपको मिल गया होगा। जिन पाठकों ने इसी भाग के छठे बयान में होने वाली बलराम सिंह और जसवंत सिंह की बातें गौर से पढ़ी हैं, वे इस खत को पढ़कर उनकी भेद भरी बातों का मतलब तो समझ गए होंगे। वहाँ वह और गुरु घंटा लफ्ज़ों का ही फेर था। खैर, उसके बाद तुमने क्या किया? चंद्रदत्त ने पूछा। इसके बाद मैंने एक तरह से इसी चक्करदार भाषा में जसवंत सिंह से बात की। उसने भी बातचीत में कोई गलती नहीं की। वे बातें यहाँ खोलकर बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सब आप इस कागज़ को पढ़कर ही समझ गए हैं। ये समझना चाहिए कि इस कागज़ में लिखी बातों को ही हम खोल खोल कर गुप्त भाषा में कर रहे थे। इसके बाद मैं जिस रास्ते से वहाँ गया था उसी रास्ते से वापस आ गया, और इस रात भी मैंने वही किया जो पिछली रात में किया था। इसी रात दादा गुरु नाम के आदमी ने सुरेंद्र सिंह की मैगज़ीन वाली कोठरी उड़ा दी। उसने भी वही सारे काम किए जो मैं कर रहा था। अपने कागज़ों से उसने ये जाहिर किया कि वह सुरेंद्र सिंह का कोई बहुत पुराना दुश्मन है। यहाँ पाठकों को यह समझना चाहिए कि देव सिंह ने दादा गुरु का हाल चंद्रदत्त और जोरावर सिंह को मुख्तसर में बता दिया। यहाँ लिखने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि पाठक पीछे के बयानों में पढ़ आए हैं। सारा हाल बताने के बाद देव सिंह बोला, इस तरह से दादा गुरु की यह कैफियत देखकर मैं सोचने पर मजबूर हो गया। मैंने सोचा कि ये दादा गुरु कौन है, और एकदम ये कहाँ से प्रकट हो गया। उस सब मेरे दिमाग में दो ख्याल आए कि या तो ये गुरु घंटाल है जिसने मुझ तक पहुँचने के लिए नाटक किया है, अथवा शेर सिंह अय्यार है। शेर सिंह मुझे पकड़ने की कसम खाकर जंगल में निकल गया था और उसके बाद से ही उसकी कोई खबर नहीं थी। शेर सिंह के निकलने के बाद ही दादा गुरु सामने आया। सो मुझे इस बात का पूरा यकीन हो गया कि दादा गुरु शेर सिंह ही है। मुझे पहले ही से गुमान था कि शेर सिंह मुझे फंसाने के लिए ऐसी ही कोई ज़बरदस्त चाल चलेगा। यही मैं चाहता भी था। मैंने फैसला किया कि मैं सारा काम इस तरीके से करूँगा कि शेर सिंह को ये नज़र आता रहे कि उसकी योजना कामयाब हो रही है। वह इधर अपनी कामयाबी पर खुश होता रहेगा और इधर इसी बीच मैं कांता को ले उड़ूँगा। मेरा अनुमान था कि अगर दादा गुरु शेर सिंह हुआ तो वह गुरु घंटाल से मिलने की कोशिश ज़रूर करेगा। वही हुआ। उसने अपने खतों में अय्यारी की भाषा में मुझे खुद से मिलने के लिए सारंगा टीले पर बुलाया। मैंने तो सोच ही लिया था कि मैं शेर सिंह के दिमाग में ये बात बनाए रखूँगा कि सब उसके सोचे मुताबिक ही हो रहा है। मैंने अग्निदत्त को सारी हकीकत बता दी। उसे ये भी साफ साफ बता दिया कि दादा गुरु शेर सिंह है। मैंने उसके चेहरे पर पक्के रंगों से अपना मेकअप किया, उसके बाद कच्चे रंगों से एक वैसा ही मेकअप कर दिया। उसे मैंने अच्छी तरह से ये समझा दिया कि उसे हर पल हर हालत में ऐसा नाटक करना है जैसे वह शेर सिंह के चक्कर में फंस गया हो। शेर सिंह को किसी भी हालत में ये पता ना लग सके कि तुम्हें उस पर किसी तरह का शक है। बस यूँ समझो कि तुम्हें खुद को उसके चंगुल में फंसाना है। इस तरह की सारी बातें समझाकर मैंने उसे सारंगा टीले पर भेज दिया और खुद मैं इत्र का व्यापारी बनकर कुमारी कांता के पास पहुंचा। जिस वक्त शेर सिंह अग्निदत्त को गिरफ्तार करके खुश हो रहा था, उस वक्त मैंने कांता और लक्ष्मी को बेहोश कर दिया, और इस तरह से ये इत्र की गठरी अपने कंधे पर डालकर मैं यहाँ ले आया। आखिरी अल्फाज देव सिंह ने बेहोश कांता की तरफ इशारा करते मुस्कुराते हुए कहे थे। कदाचित यह मजाक कांता की गठरी को इत्र की गठरी बताने का मजाक था। और हाँ, चंद्रदत्त को जैसे अचानक याद आया, हरनाम सिंह का क्या हुआ? उसे सुरेंद्र सिंह ने फांसी पर चढ़ा दिया। उफ, बेचारा बेगुनाह। चंद्रदत्त व्यंग के साथ मुस्कुराकर बोला, फालतू में ही फांसी पर लटक गया। वो तो ठीक है, लेकिन उससे ताल्लुक़ रखने वाली कई बातें ऐसी हैं जिनका ताज्जुब खुद अभी तक मेरे दिमाग में भी है, देव सिंह ने कहा। चंद्रदत्त के स्नान गृह से गायब होने वाली बात और बलराम सिंह के साथ होने वाला हरनाम सिंह की लाश वाला किस्सा बयान कर दिया। सारी बातें बताने के बाद बोला, यह समझ में नहीं आता कि सत्यवती को किसने गायब कर दिया, और ऐसी वह हरनाम की सिंह की लाश क्या है जो केवल बलराम सिंह को ही नज़र आती है, बाकी किसी को नहीं। ये दो बड़े गहरे ताज्जुब की बातें मेरे दिमाग में खटक रही हैं। होने दो, इन बातों का भला हमसे क्या मतलब है? चंद्रदत्त बोले, हमारा काम तो हो ही गया है।
उसका इशारा सीधा कांता की तरफ था। तो आगे बोला, लेकिन अब अग्निदत्त का क्या होगा? वह तो शेर सिंह की कैद में फंस गया है। नलकूराम और सुखदेव के साथ साथ उसे भी कैसे निकालने का काम बलराम और जसवंत सिंह ही संभाल लेंगे। देव सिंह ने कहा, अब आप ये बतलाइए कि कांता को फिलहाल कहाँ रखा जाए और मेरी छुट्टी कब होगी? कांता को अभी कहीं रखा नहीं जाएगा, बल्कि सबसे पहले शंकर दत्त से इसकी शादी करनी है। देव सिंह ने चंद्रदत्त के ये अल्फाज सुने और इन अल्फाजों ने न जाने कि उसके दिल पर एक धक्का सा मारा। हालांकि देव सिंह पहले ही से अच्छी तरह जानता था कि चंद्रदत्त कांता की शादी शंकर दत्त से करना चाहता है। इसी वास्ते सारा बखेड़ा था और इसलिए उसके हाथ कांता को यहाँ बुलाया गया। उस वक्त तो देव सिंह के दिमाग में कोई बात नहीं थी, जब तक कि उसने कुमारी कांता को देखा नहीं था। मगर जब से वह व्यापारी बनकर कांता के पास गया, उसे देखा, यह समझा कि कांता कितनी भोली और सीधी है। तब से न जाने देव सिंह को क्या हो गया था। न जाने क्यों रह रहकर उसका दिल कांता से बातें करने के लिए करता था। साफ साफ लगे तो उसके दिल में कांता के लिए मोहब्बत का पौधा निकलने लगा था। तभी तो ये सुनकर कि कांता की शादी शंकर दत्त से होने जा रही है, पहली बार उसके दिल को धक्का सा लगा। उसे पहले भी मालूम था कि ये लोग कांता की शादी शंकर दत्त से करना चाहते हैं। पहले उसने कुछ महसूस नहीं किया था, मगर इस बार चंद्रदत्त को ये बात अच्छी नहीं लगी। चंद्रदत्त की वह बात अच्छी नहीं लगी, किंतु अपने दिली जज्बातों को छिपाकर बोला, ऐसी क्या जल्दी है? शादी तो होगी। नहीं देव सिंह, इस बात की सबसे ज़्यादा जल्दी है, तुम नहीं समझते। चंद्रदत्त बोला, जैसे ही शेर सिंह को ये पता लगेगा कि तुम इसे यहाँ उठा लाए हो, गुस्से में शेर सिंह यहाँ आकर ज़रूर कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि उससे पहले ही शंकर दत्त की शादी हो जाए, ताकि कांता हमारी बहू कहलाए। हम कांता के चरित्र को अच्छी तरह जानते हैं। अगर कांता की शादी एक बार शंकर से हो गई, चाहे ज़बरदस्ती ही हो, तो कांता शंकर को अपना पति मान लेगी। और कांता का ये रुख पलटते ही सुरेंद्र सिंह से हमारी दुश्मनी भी खत्म हो जाएगी। फिर तो हम सुरेंद्र सिंह के समधी बन जाएंगे। बात तो आपकी ठीक ही है, मगर इस तरह ज़बरदस्ती शादी करनी ठीक नहीं होगी। मगर चंद्रदत्त नहीं माने। उन्होंने देव सिंह को यही कहकर टाल दिया कि अभी तुम इस बात को नहीं समझोगे। चंद्रदत्त अपना इंतज़ाम करने लगे। उन्होंने राजगढ़ में यह मुनादी करवा दी कि अय्यार और देवकी के लड़के देव सिंह कांता को ले आए हैं। आज ही शाम को शंकर दत्त की शादी कांता से होगी। अय्यार करतार सिंह को यह हुक्म देकर शंकर महल भेजा गया कि वह शंकर दत्त को सारी बातों की खबर दे और यहाँ ले आए। सारे काम छोड़कर शादी की तैयारियां होने लगीं। देव सिंह को यह सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। शाम होते होते ही सब तैयारियां पूरी हो गई थी। शंकर दत्त दूल्हा बन गया। अब हम उस कमरे का हाल बयान करते हैं जहाँ इस वक्त चंद्रदत्त, जोरावर सिंह दूल्हा बना शंकर दत्त, देव सिंह, पाली दत्त, करतार सिंह और चमन लाल के अलावा कांता तथा दो खतरनाक काले चेहरे वाले जल्लाद भी हैं। कम से कम पिछले 2 घंटे से ये कोशिश चल रही है कि कांता दुल्हन बन जाए और शंकर दत्त से शादी कर ले, मगर कांता इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। पहले चंद्रदत्त ने प्यार से समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। परेशान होकर 2 जल्लादों को बुलाया गया। उसे धमकियां देकर दुल्हन के कपड़े पहनने के लिए कहा गया, मगर वह नहीं मानी। देव सिंह को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। कांता बार बार चीख कर कह रही थी, नहीं नहीं, मैं कभी इस कमीने से शादी नहीं करूँगी। मैं मर जाऊँगी लेकिन इससे शादी नहीं करूँगी। हे धरती माँ, तू फटकर मुझे अपने में समाकर मेरी लाज बचा ले। आखिर में 2 हंटर मंगाए गए। एक एक हंटर उन जल्लादों के हाथ में दे दिया गया और चंद्रदत्त ने हुक्म दिया, इस बदतमीज़ की खाल उस वक्त उधेड़ते रहो जब तक ये तैयार ना हो जाए। देव सिंह का दिल करा उठा। अभी वह कुछ सोच भी नहीं पाया था कि सड़ाक सड़ाक कांता की चीख निकल गई। देव सिंह को लगा जैसे ये हंटर उसके जिस्म से टकराए हों। उसने फैसला किया कि अपनी आंखों के सामने वह ये जुर्म नहीं होने देगा। वह तुरंत ही आगे बढ़ा और बड़ी ज़ोरों के साथ चीखा, ठहरो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।